तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि जियो को अपने पास्ट के बारे में दो तरह के पहलू मिलते हैं, जिसमें से एक के अंदर होती है येरिन की यादें और दूसरे पहलू में उसे पता चलता है कि वो मीहो को कैसे मिला था। और प्रेजेंट में इसी कंफ्यूजन के चलते जब वो मीहो को कॉल करता है तो हमें दिखाया जाता है कि मीहो तो अपने दो शिकार को ऑलरेडी निपटा चुकी है, लेकिन फिर भी वो जियो का कॉल उठाकर उसे आंसर करती है। और अब आगे। हेलो जियो, क्या तुम ठीक हो? हाँ मीहो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे बस तुमसे कुछ बात करनी थी। मेरा मतलब है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। कुछ पूछना चाहते हो, लेकिन किस बारे में? कल रात जब वो लेडी ने मुझ पर अटैक किया था, तब वो अटैकर लेडी मुझसे बार बार एक ही बात कह रही थी कि मैंने उसकी डॉटर को मार दिया है, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो जान गई थी कि मैं भी एक मॉन्स्टर हूँ। पर मीहो यहाँ पर फुल ओवर एक्टिंग करते हुए जियो को यही कहती है, अरे जियो, आखिर तुम ये क्या बक रहे हो? मैं नहीं जानता मीहो, लेकिन इन सारी चीजों की वजह से मैं काफी ज्यादा डर चुका हूँ, और इसीलिए मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम चली जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो, क्योंकि मुझे तब भी ऐसा लग रहा था कि तुम ही वो फ्लैश ईटिंग मॉन्स्टर हो, और जो कुछ भी अब तक मेरे साथ हुआ उसके पीछे तुम ही जिम्मेदार हो। तो बताओ जियो, क्या तुम्हें अब भी ऐसा लगता है कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ? नहीं मीहो, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो ये मानना भी नहीं चाहता, लेकिन आखिर मैं किसी और की डॉटर को तकलीफ क्यों दूंगा? मैं तो उसको ठीक तरीके से जानता भी नहीं हूँ, और ऊपर से सेजिन भी जिंदा है। मैंने तो अपनी आंखों से वो फोटो भी देखी, और कल रात जो मेरे साथ वो हादसा हुआ तो मुझे लगा कि उन मॉन्स्टर्स ने मिलकर उस अटैकर को मार दिया, लेकिन फिर मैंने न्यूज में देखा कि वो तो पुलिस की कस्टडी में है, यानी कि उस लेडी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तो आखिर मुझे ऐसा क्यों दिखा कि उन मॉन्स्टर्स ने उसको मार दिया है? मुझे लगता है कि मॉन्स्टर्स के बारे में सोच सोच के मेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही घूम चुका है। जियो, अगर तुम सच्चाई जानते हो तो आखिर तुम कंफ्यूज किस बारे में हो? तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर मैं भी थोड़ा डरने लगी हूँ। मुझे बताओ कि तुम अपनी दवाई टाइम पर ले रही हो कि नहीं? मुझे लगता है कि मेरे साथ कुछ बहुत ही गलत हुआ है मीहो, और इसीलिए मैं इतना ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ। जियो, जिस बारे में तुम कंफ्यूज हो वो सारी तुम्हारी इमेजिनेशन है। मतलब तुम ही सोचो कि अब तक तुम्हारे दिमाग में तुम्हें जो बातें सच लग रही है उसके अकॉर्डिंग क्या तुम्हें कोई प्रूफ भी मिला है? पर तभी जियो ये रिवील करता है कि हाँ, मेरे पास प्रूफ है। और ये सुनकर मीहो भी शॉक हो जाती है। क्या मतलब, क्या सच में तुम्हारे पास कोई फिजिकल प्रूफ है? हाँ मीहो, मेरे पास प्रूफ है। मैं अभी पूरे तरीके से बता नहीं सकता, लेकिन हाँ, मेरे पास वो है। और हम देखते हैं मीहो के उस टूटे हुए फोन को जो जियो के हाथ से गिर गया था जब वो सच का पता लगा रहा था, यानी कि जियो ने ये फोन सर्विस सेंटर में दिया ही नहीं था। और अभी वो मीहो से कहता है, मीहो, मुझे सच सच बताना, मैं तुमसे बस कुछ पूछना चाहता हूँ और मुझे बस चाहिए सच्चा जवाब। आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो जियो? तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? क्या तुम ये पूछना चाहते हो कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ या नहीं, या फिर ये पूछना चाहते हो कि तुम अभी भी हेलुसिनेशन में हो, और अगर मॉन्स्टर वाली बात सच निकली तो तुम मेरे साथ क्या करोगे? तुम फालतू की चीजों में कंफ्यूज हो रहे हो, और अगर मैं तुम्हारी कुछ बातों के जवाब दे भी दूं तो क्या तुम मुझ पर विश्वास भी करोगे? मीहो, तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं पूछने वाला कि तुम मॉन्स्टर हो या फिर नहीं। तो आखिर तुम क्या पूछना चाहते हो? और तुमने अभी जिस फिजिकल प्रूफ के बारे में बात की, आखिर वो क्या है? अब ये मत समझना कि मैं तुम पर गुस्सा कर रही हूँ, पर अब सच में तुम मुझे गंदे तरीके से ट्रीट कर रहे हो जियो। मुझे बताओ जियो, क्या सच में तुम्हारे पास कोई ऐसा प्रूफ है कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ? और ये जो प्रूफ है वो सच तो है ना, या फिर ये भी तुम्हारी कोई इमेजिनेशन है? आखिर तुम ये क्या करने लगे हो जियो? अब तुम मुझे भी पागल बना रहे हो। यानी कि मीहो के गोटे अब धीरे धीरे मुंह में आ रहे हैं। उसे लगता है कि उसका मॉन्स्टर वाला कवर बहुत जल्द ब्लो हो जाएगा, पर तभी जियो उससे कहता है, पहले मेरी पूरी बात सुनो मीहो। मुझे पता है कि मेरे दिमाग में कुछ लोचा है, और तुम अपनी जगह पर बिल्कुल सही हो कि वो फिजिकल प्रूफ भी मेरी इमेजिनेशन हो सकता है। और हाँ मीहो, मैं ये बिल्कुल नहीं सोचता कि तुम एक मॉन्स्टर हो। मैं बस बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, और मुझे मेरे सवालों के कुछ जवाब चाहिए, और मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं तुमको हर्ट करूँ। माफ करना जियो, मैं भी तुम पर थोड़ी गुस्सा हो गई। तो आखिर बताओ कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो, और आखिर तुम्हारे पास वो एविडेंस कौन सा है? और जियो कहता है, मेरे दिमाग में अभी कुछ ख्याल आए जो मेरे पास्ट से थे, और उसमें तुम भी थी मीहो, और मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ कि ये कोई हेलुसिनेशन नहीं था। मुझे बताओ मीहो कि क्या हम दोनों हैंगुक हाई स्कूल के अंदर पहले भी मिल चुके हैं? हाँ, मुझे पता है कि ये स्किज़ोफ्रेनिया के ख्याल हो सकते हैं, लेकिन तभी मीहो सामने से जियो को कहती है, क्या तुम्हें सब कुछ वो याद आ गया?
क्या तुम्हारी वो सारी मेमोरीज वापस आ गई? अरे यार, मैं भी कैसी बातें कर रही हूँ। आखिर तुम्हें कुछ याद आया होगा, तो इसीलिए तुम मेरे साथ ऐसे बात कर रहे हो। और ये सुनकर जियो फुल्ली कंफ्यूज होता है। क्या मतलब हम दोनों हैंगुक हाई स्कूल के अंदर साथ में थे? मुझे ऐसा लगा कि मीहो तुम एक फॉरेन स्कूल से पढ़कर आई हो, तो आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा और ये बात क्यों छुपाई कि हम लोग एक ही स्कूल में थे? यानी कि ये सब मेरे ख्यालात नहीं है। तो क्या सच में मैंने येरिन को मारा है? और हम देखते हैं कि जियो की ये मेमोरी वापस आने वाली सारी बातें सुनकर मीहो फुल मजे में टाइटैनिक पोज में खड़ी है और जियो बेचारा कॉल पर बोले ही जा रहा होता है। अगर ये सारी बात सच है मीहो, तो आखिर सेजिन के साथ क्या हुआ है? क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर उस रात अपार्टमेंट में क्या हुआ था? और मेरे दिमाग में और भी कई सारे सवाल है कि आखिर ये मॉन्स्टर वाली बात सच है, और अगर हाँ तो तुम लोग आखिर कितने मॉन्स्टर्स हो? और इस पूरे टाइम के दौरान मीहो बावले मॉन्स्टर की तरह हंस रही होती है और फिर तुरंत ही जियो को कहती है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जियो, जिस पर हमें कई सारी बातें करनी है, लेकिन अभी नहीं, हम इस बारे में कल बात करेंगे। और बस इतना बोलते ही वो कॉल को वहीं पर कट करती है और फोन को भी वहीं पर फेंक देती है और काफी क्रीपी तरीके से उस छपरी के पास जाकर उसे हंसते हुए बताती है कि फाइनली अब इन सारी चीजों का एंड आ जाएगा। भले ही जियो को थोड़ी थोड़ी मेमोरीज याद आने लगी है, लेकिन थोड़े टाइम के अंदर उसे सब कुछ भी याद आ जाएगा। और मीहो फुल सेलिब्रेशन मोड में जाकर चिल्लाती है कि अब फाइनली हम लोग वो हैप्पी टाइम में चले जाएंगे। पर तभी मीहो के होटल रूम के दरवाजे की घंटी बजती है और हमें पता चलता है कि कोई हेलमेट वाला बंदा यहाँ पर कुछ डिलीवर करने आया है। तो मीहो को ऐसा लगता है कि इस छपरी ने कुछ मंगवाया हो, क्योंकि इसको कॉल करते ही तुरंत ही यहाँ पर आ गया था, तो शायद उसने कोई चीज ब्लिंकिट की होगी। तो तुरंत ही मीहो उस छपरी की बॉडी को कवर करती है और अपनी बॉडी पर लगे विमल के धब्बों को ढककर उस दरवाजे को खोलती है और वो डिलीवरी वाला बंदा जो चीज लेकर आया था उसे वो कलेक्ट करती है। और जब वो दरवाजा बंद कर रही होती है, तब वो बंदा उसे कहता है कि मैडम रुको जरा, सब्र करो, आपको इसका पैसा देना होगा क्योंकि ये कैश ऑन डिलीवरी है। तो मीहो उसे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं पैसा दे देती हूँ, थोड़ी देर रुको यहाँ पर। इस मॉन्स्टर की बच्ची के दिमाग में अभी तक एक चीज नहीं आई कि आखिर कौन सा डिलीवरी बॉय अपने मुंह पर इतना बड़ा हेलमेट पहनकर डिलीवरी करता है। और मीहो के पलटते ही हम देखते हैं कि वो बंदा अपने पॉकेट में से एक टेजर गन को निकालता है और मीहो के सर के पीछे उसे एक खतरनाक सा झटका देता है, जिसकी वजह से मीहो नीचे गिर जाती है। और इसके बावजूद भी वो बंदा कंटिन्यूअसली उसको शॉक दिए जा रहा है और हम देखते हैं कि उस रूम में कोई और भी एंट्री मारता है और ये कोई लड़की होती है और वो तुरंत ही उस बेड के पास जाकर उस छपरी पर रखे हुए कंबल को हटा देती है और वो छपरी उस लड़की को मॉम कहकर बुलाता है। और यहाँ पर रिवील होता है उस लड़की का फेस, जो कि और कोई नहीं बल्कि जियो की फ्रेंड रियोंग है। और वो उस छपरी से कहती है कि यस डार्लिंग, मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ। और इन सारी चीजों को मीहो भी देख रही होती है, यानी कि ऑब्वियसली वो हेलमेट वाला बंदा ग्यूयॉक ही होगा। और रियोंग उसे कहती है चलो फाइनली हमारा यहाँ का काम खत्म हो गया, तो हमें यहाँ से फटाफट कल्टी मारनी होगी। और वो उस छपरी से कहती है कि तेरे को भी हमारे साथ ही आना है, लेकिन अभी के लिए तू अपने मुंह का शटर बंद रखेगा। और वो लोग वहाँ से तुरंत ही निकल जाते हैं और उसकी थोड़ी देर बाद मीहो की आंखें खुलती है और वो अपनी जगह पर से उठते हुए यही बोलती है कि उन लोगों को और ज्यादा ध्यान से इस रूम की तलाशी लेनी चाहिए थी, क्योंकि बाथरूम के अंदर एक और मॉन्स्टर पड़ा हुआ है। वेल आई होप कि आप लोग इसे भूल ना गए हो, क्योंकि असलियत में मीहो का प्लान तो इसी बंदे को मॉन्स्टर बनाने का था, लेकिन वो छपरी उसे फ्री में मिल गया। वेल हम देखते हैं कि ये बंदा भी मॉन्स्टर बन चुका है और वो अभी मीहो को मॉम कहकर बुलाता है और वो उसे कहती है कि याद करने की कोशिश करो, आखिर तुम्हारा नाम क्या था? तो वो बंदा बोलता है मिनचोल किम। तो आखिर मिनचोल किम की उम्र क्या थी? तो वो कहता है कि 21 साल। और इतना पूछने के बाद मीहो उससे कहती है तो आखिरकार तुम अपने कंट्रोल में हो, तो तुमको अपनी पुरानी पिछली मेमोरीज तो याद है ना? और वो बंदा, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, लेकिन फिर भी वो मीहो को जवाब देता है कि उसे वैसे तो सब कुछ याद है, लेकिन जब वो 13 साल का था उससे पहले की उसकी कोई मेमोरी उसके पास नहीं है। अब यहाँ पर इसकी हालत ऐसी इसीलिए है क्योंकि अंदर से उसकी बॉडी का मॉन्स्टिफिकेशन हो रहा है। वेल उस बंदे की सारी बातें सुनने के बाद मीहो उसे कहती है कि अब तुम्हें बिल्कुल ही नॉर्मल एक्ट करना है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और वो अपने फोन से उसे कोई वीडियो दिखाती है और उसे कहती है कि अपनी खोई हुई मेमोरीज को याद करते रहना और बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल एक्ट करना जैसे कि तुम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हो। और ये चीज तुमको तब तक करनी है जब तक कि मैं तुम्हें वापस ना बुलाऊं। और हम देखते हैं कि मीहो के मोबाइल में जियो की वीडियो प्ले हो रही होती है और मीहो उस बंदे को कहती है कि अगर ये फोन में दिख रहा बंदा तुमसे कोई हेल्प मांगे और अगर वो मुसीबत में हो
तो तुम्हें कुछ भी करके उसको बचाना है, भले ही तुम्हारी जान भी क्यों ना चली जाए। और जब भी कभी तुम उस बंदे के आसपास हो तो मुझे तुरंत से बता देना। और आखिरी बात, मुझे ऐसे मॉम कहकर मत बुला साले, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पर इतने टाइम में जो कुछ भी हुआ उस पूरे टाइम पर जियो के साथ क्या हुआ था हमें अभी वो दिखाया जाता है। और सीन शिफ्ट होते ही हम देखते हैं जियो को, जो काफी ज्यादा सदमे में है क्योंकि अब उसे फाइनली ये रियलाइज हो गया है कि वो हांगुक हाई स्कूल के अंदर भी था और उसको जो अब तक उसकी इमेजिनेशन लग रही थी वो बिल्कुल भी इमेजिनेशन नहीं है बल्कि हकीकत है। यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड मीहो सच में मॉन्स्टर है और उसने उसके दोस्त को भी सच में लुढ़का दिया है। और उस रात उस हादसे के अंदर जो भी उसने मॉन्स्टर देखे थे वो भी असलियत में थे। यानी कि अगर ये सारी बातें सच है तो ये भी सच होगा कि जियो ने ही येरिन को मारा है। और ये सोचकर वो काफी ज्यादा डर रहा है। और अभी जियो को ऐसा ही लग रहा है कि मीहो ने उसको उसके पास बुलाया है, तो वहाँ पर जाने के बाद बिल्कुल उसकी हालत उस हॉस्पिटल की नर्स या फिर सेजिन की तरह ही हो जाएगी। लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर मीहो उसे खाना चाहती तो पहले भी वो उसको खा सकती थी। इनफैक्ट वो लोग पिछले 2 साल से रिलेशनशिप में हैं, लेकिन मीहो ने अभी तक जियो की केयर ही की है। और ये सारी चीजें सोचकर जियो काफी ज्यादा परेशान है कि अगर मीहो उसको कोई तकलीफ देना नहीं चाहती तो आखिर उसने उसके दोस्त को क्यों खत्म किया। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सिटी स्ट्रीट को, जहाँ पर जियो एक साइड पर खड़ा होकर मीहो का वेट कर रहा होता है। और अभी उसके दिमाग में यही बातें चल रही होती है कि मैं तो भाई यहाँ पर आना ही नहीं चाहता था, लेकिन मेरी यादों के अंदर कुछ ऐसा है जो मीहो भी जानना चाहती है। और अगर मैं मीहो को अवॉइड ही करता रहता तो वो उल्टा मुझ तक पहुँच जाती, क्योंकि उसे तो सब मालूम है कि मैं कहाँ रहता हूँ और मैं कहाँ जा सकता हूँ। और हम देखते हैं कि अपनी सेफ्टी के लिए जियो भाई ने अपनी झोली में एक हथौड़ी रखी होती है और तभी मीहो वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे पुकारती है और उसके पास जाकर उसे कहती है कि माफ करना, मुझे यहाँ पर आने में थोड़ी देरी हो गई क्योंकि मैं सुबह से अपने कुछ कामों को निपटा रही थी। वेल अब तो जियो भी जान चुका है कि मीहो किस तरीके के काम को निपटाती है, तो वो तुरंत ही उसको पूछता है कि आखिर तुमको किस बारे में मुझसे बात करनी थी। तो मीहो उसका हाथ पकड़कर उसे कहती है कि अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है, क्यों ना हम किसी अच्छी सी जगह पर जाकर खाना वाना खाकर ये सारी बातें करें। लेकिन जियो सीधा उसको मुंह पर बोल देता है कि नहीं मीहो, मैं तो यहाँ पर सिर्फ बात करने ही आया है। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कुछ देर पहले का सीन कि आखिर जियो मीहो के साथ बात करने के लिए इतना ज्यादा डेस्परेट क्यों है, क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले मीहो का कॉल कट होने के बाद जब जियो बहुत सारी चीजें सोच रहा होता है तब उसके दिमाग में आता है कि अगर वो हैंगुक हाई स्कूल के अंदर था तो उसके फादर ने उसे ऐसा क्यों कहा कि वो तो कभी हाई स्कूल में गया ही नहीं है। तो क्या उसके फादर सच में कंफ्यूज्ड है, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक जियो कई सारी स्कूल में जा चुका है और उन सब के नाम याद कर पाना मुश्किल है, या फिर मीहो ने जियो के फादर के साथ भी कुछ किया है। और इन सारी चीजों के जवाब जियो को मिल सकते हैं सिर्फ उस टूटे हुए फोन के अंदर। लेकिन तभी यहाँ से सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और करंटली मीहो काफी क्रीपी तरीके से हंसते हुए जियो को कहती है कि कोई बात नहीं, चलो किसी शांत जगह पर चल के बात करते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये दोनों एक तरह के कॉमिक बुक स्टोर में आए होते हैं और इसमें भी ये लोग एक प्राइवेट रेस्ट बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और उसमें जाने से पहले मीहो एक कॉमिक उठा लेती है। इस कॉमिक का नाम देखकर एनिमे फैंस समझ गए होंगे कि ये किसका रेफरेंस है, क्योंकि उस पे लिखा है अटैक ऑफ द टाइटन और उसकी जस्ट साइड में 1 पीस की जगह पर 2 पीस की किताब रखी हुई है। यहाँ पर इन दोनों ने खाने पीने का भी जुगाड़ कर दिया होता है। लेकिन जियो स्ट्रेट टू द पॉइंट मीहो से यही पूछता है कि मैंने सोचा था कि हम लोग यहाँ पर बात करने आए हैं। तो मीहो उसे कहती है हाँ करेंगे। तो जियो उसे कहता है तो आखिरकार हम इस कॉमिक बुक स्टोर के अंदर क्या कर रहे हैं, तो तुम क्या चाहते हो जियो, आखिर ऐसी बातें कहाँ पर की जाए, किसी ऐसे कैफे में जहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हो, या फिर किसी मॉडल के प्राइवेट रूम में जहाँ पर आने से तुम्हारी फट रही हो। और वैसे भी ये लंच टाइम है तो हम खाना खाते हुए बात यहाँ पर करेंगे तो आराम से सब कुछ हो जाएगा। और आगे मीहो जियो को ये सारी चीजें बताती है कि मुझे तुमको ये सारी बातें बताने में काफी टाइम लगेगा, इसीलिए हम यहाँ पर शांति से बैठकर बात करेंगे और जब भी कुछ मन करेगा तो यहाँ से सीधा खा लेंगे, क्योंकि अब हमारे बीच में कुछ ऐसी बातें होने वाली हैं जिसके बारे में तुम नहीं चाहोगे कि लोग सुने। और ऐसी अनयूजुअल और वियर्ड सी चीजों के बारे में हम यहीं पर खुल के बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर किसी ने ये बातें सुन भी ली तो उनको यही लगेगा कि ये लोग किसी कॉमिक के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब भाई क्या ही दिमाग वाली मॉन्स्टर है ये। और ये सब सुनने के बाद जियो वॉज लिटरली ब्लैंक और वो उससे पूछता है कि आखिर कहना क्या चाहती हो। तो मीहो उसके नजदीक आते हुए उसे कहती है कि क्या तुम किसी ऐसे के साथ रहना पसंद करोगे जो कि एक मॉन्स्टर है। एक बार को सोच कर देखो कि मैं तुम्हें एक अंधेरे गंदे इलाके में लेकर चली जाऊं तो तुम्हें कैसा लगेगा जियो। देखा
तुम्हारे पसीने तो इतने में ही छूटने लगे। यानी कि मीहो का कहने का मतलब ये होता है कि वो इतनी आसान भाषा में जियो को इसीलिए सब कुछ समझा रही है ताकि जियो को अचानक से कोई सदमा ना लग जाए। लेकिन तभी उस कॉमिक स्टोर के स्टाफ का एक बंदा वहाँ पर आकर मीहो को कहता है, मैडम यहाँ पर कपल का आपस में हगना मना है। और ये सब होने के बाद जियो फुल्ली शॉक में होता है कि क्या मीहो का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी कोई मॉन्स्टर हो सकता है। लेकिन तभी मीहो उसको कहती है कि यहाँ पर अभी तुम्हारे सामने मैं ही एक मॉन्स्टर हूँ। तो जियो कहता है, तो आखिर तूने मुझसे झूठ क्यों बोला मीहो। तो मीहो उसको फास्ट फॉरवर्ड में एक छोटा सा रिकेप देती है कि हाय, मैं तुम्हें याद तो हूँ ना, हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं और हम पास्ट में बहुत ज्यादा क्लोज रह चुके हैं। और बाय द वे, मैं एक मॉन्स्टर हूँ और तुम अपनी सारी मेमोरीज खो चुके हो और वही मेमोरीज वापस पाने के लिए मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। अब बताओ मुझे जियो, अगर ये बात मैं तुम्हें कहती तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करते। और एक बार को चलो सोच भी लेते हैं कि तुमने मेरी बात मान ली तो आगे चल के कुछ ऐसे हादसे होते कि तुम मुझसे दूर हो जाते। तो जियो वापस से कहता है कि चल, मैंने तेरी ये बात मान ली कि तेरे को ये डर था कि मैं तुझसे दूर चला जाऊंगा, लेकिन अब फाइनली मुझे ये बता कि आखिर उस हॉस्पिटल के अंदर उस नर्स को किसने मारा और क्या सेजिन के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है, और खास करके मेरे अपार्टमेंट के वो मॉन्स्टर लोग, आखिर इन सब की सच्चाई क्या है। पर मीहो यहाँ पर एकदम चिल रहकर जवाब देती है कि हाँ, इस सब के पीछे मैं ही हूँ जियो। पर जियो भाई की सुई एक ही चीज पे अटकी हुई है कि आखिर तुमने मुझको सच क्यों नहीं बताया। एंड मीहो जियो से कहती है, तो बताओ मुझे जियो कि आखिर तुमको कितनी चीजें याद है। वैसे जितना मैं जानती हूँ तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें ऐसा लगा कि मैंने बहुत सारे लोगों को मारा है और साथ में तुम्हें येरिन की डेथ के बारे में पता है। तो आखिर अब मुझे ये बताओ कि क्या तुम ये जानते हो कि तुम खुद मॉन्स्टर कैसे बने थे। यानी कि भाई साहब, जियो भी एक मॉन्स्टर है और उसको ये पता ही नहीं है। और मीहो धनाधन बातें पेले ही जा रही है कि इससे पहले मैं शुरू करूं, मुझे कुछ बातें जाननी है कि आखिर तुमको पास्ट की कौन सी बात याद है, यानी कि खास करके हाई स्कूल की बातें। और जियो बिल्कुल डरते हुए मीहो से कहता है कि आखिर तुम ये क्या कह रही हो कि मैं भी एक मॉन्स्टर हूँ। एंड मीहो भी लाइक, क्या तुमको इतनी नॉर्मल सी बातें पता नहीं चलती, एक बार बताया तो सही। और आखिर मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी। इनफैक्ट मैंने तो ये भी बताया कि तुम्हारी लाइफ में जो ये सब हुआ वो सब मेरी ही वजह से है। तुम्हारे अपार्टमेंट में जो लोग थे वो भी मेरी वजह से है और मैं भी एक मॉन्स्टर हूँ। क्या मेरे मुंह से इतनी बातें जानने के बाद भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है कि मैं सब कुछ तुमको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं खुद ये जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम अपनी हाई स्कूल लाइफ के बारे में कितना जानते हो। तो जियो भाई कपकपाती हुई आवाज में कहता है कि मुझे बस थोड़ा सा ही याद है, जिसमें कुछ येरिन की मेमोरीज है और मुझे ये पता है कि आखिर मेरा ट्रांसफर हैंगुक हाई स्कूल के अंदर कैसे हुआ था। और बहुत सारी चीज याद करने के बावजूद मुझे आखिरी चीज यही याद आई कि येरिन की डेथ के टाइम पे मैंने वहाँ पर तुमको देखा था मीहो। और ये सब सुन के मीहो भी लाइक कि बस इतनी सी बात, मेरे बारे में तुमको बस इतनी ही चीजें याद है। तो जियो कहता है कि मैं अपनी तरफ से सब कुछ बता चुका हूँ, अब तुम्हारी बारी है मीहो, मुझे सच सच सब कुछ बताओ। क्या सच में तुमने ये सब चीजें इसलिए छुपाई क्योंकि मैं तुमसे अलग हो जाऊं, या फिर असल में कोई और ही बात है। आखिर तुमको मेरे पास से ऐसा चाहिए क्या कि तुमने मेरे साथ ये सब किया। और मीहो अपना फेस कवर करते हुए जियो को कहती है कि मैंने ये सब इसीलिए किया क्योंकि तुमने मुझसे ये सब करने को कहा था। तुम्ही ने मुझसे कहा था कि हमें सबको मॉन्स्टर बनाना होगा और मैंने बस वही किया। लेकिन एक मोमेंट पर आकर चीजें हाथ से निकल गई और मुझे उन आउट ऑफ कंट्रोल चीजों को फिक्स भी करना था और साथ में तुम्हें प्रोटेक्ट भी करना था। मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया जियो। अगर तुम अपनी मेमोरीज ना खोते तो चीजें इतनी दिक्कत भरी ना होती। क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे अपार्टमेंट के अंदर तुम्हारी मरने वाली हालत हो गई थी। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि सिर्फ पिछले कुछ दिनों से ही तुम्हारी लाइफ डेंजर में है और यहाँ पर धीरे धीरे करके अब एक एक राज खुलने वाले हैं। और मीहो जियो से कहती है कि तुम्हारे सर पे तो फ्लावर पॉट गिरा था और इसी वजह से तुम कोमा में थे, तो तुम तो कभी हैंगुक हाई स्कूल के अंदर गए ही नहीं हो। तो आखिर तुम्हारे दिमाग के अंदर वो हैंगुक हाई स्कूल वाली मेमोरीज क्या कर रही है। यानी कि वो मेमोरीज तुम्हारे दिमाग में अभी तक इसीलिए है क्योंकि वो बिल्कुल असली है। और इसका सीधा सा मतलब यही है कि वो फ्लावर पॉट तुम्हारे सर पर गिरने वाला एक्सीडेंट पूरा झूठ है, क्योंकि असलियत में पिछली बार तुम्हारी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि तुम मरने वाले थे और इसी वजह से तुम्हारी सारी मेमोरीज चली गई। एंड इसीलिए मैंने ये फ्लावर पॉट वाली पूरी कहानी रची। और ये सुन के जियो के गोटे मुंह में आ जाते हैं कि अगर ऐसा है तो क्या मेरे पेरेंट्स भी मीहो के साथ मिले हुए हैं।
पर मीहो आगे उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ जियो तुम अपनी सारी मेमोरीज को रिकवर कर लो, क्योंकि तभी इन सारी रोल प्लेइंग चीजों का एंड होगा और मैं तुम्हें पूरा सच बता पाऊंगी। और ये बोलते हुए मीहो जियो की तरफ वापस से आगे बढ़ने लगती है और अपने एक हाथ से उस बॉक्स का पर्दा गिराने लगती है। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी जियो, कि आखिर मुझसे मिलने से पहले तुम्हारी हालत क्या थी। बस मुझसे ये वादा करो कि तुम मेरी सारी बात सुनोगे। और जियो के दिमाग में अभी कांस्टेंट वही ख्याल चल रहे होते हैं कि क्या सच में मेरी हालत मरने वाली हो गई थी, और क्या सच में मैं मॉन्स्टर हूँ इसीलिए मैं जिंदा हूँ। ये मुझे वैसे तो सब कुछ बताएगी, लेकिन मुझे बस हिम्मत से सुनना होगा। अब मुझे यहाँ से भागना नहीं है, मुझे जानना है कि आखिर हैंगुक हाई स्कूल के अंदर मेरे साथ क्या हुआ था। और ये सब सोचकर फाइनली जियो मीहो को कहता है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मीहो कि मैं तुम्हारी सारी बात सुनूंगा, बस तुम मुझे सब कुछ बताओ। मैं तुमको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। हो सकता है कि तुम मेरी बात पर भरोसा ना करो, लेकिन आई होप कि तुम मेरी कहानी से अपनी खोई हुई मेमोरीज वापस ला पाओ। और जियो डरते हुए कहता है, हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं सारी बातें सुनूंगा। और उस पूरे बॉक्स को कवर करते हुए मीहो कहती है, ठीक है जियो, अपने प्रॉमिस को याद रखना। अब यहाँ से मीहो हैंगुक हाई स्कूल के बारे में जियो को सब कुछ बताने वाली है, जिसके अंदर येरिन के लाइफ के भी काफी सारे मोमेंट्स हैं। और अगर ये टीनेज ड्रामा वाली सारी चीज मैं आपको डिटेल के साथ बताने लग गया तो आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा बोरिंग और क्रिंज लगेगी। तो उन सारी चीजों को मैं थोड़ा शॉर्टकट करके बताऊंगा ताकि हमारी मेन स्टोरी और उसका सस्पेंस आप अच्छे से समझ पाओ। हम देखते हैं जियो को, जो स्कूल की लॉबी में चॉकलेट मिल्क लेकर खड़ा है, और ये वो लाया होता है येरिन के लिए। और येरिन क्लास के अंदर उसके लिए सज संवर रही होती है। और ये सारी चीजें देखकर येरिन की क्लास की 2 लड़कियां जियो के बारे में उसे तरह तरह की बातें बताकर उसे चने के झाड़ पर चढ़ा रही होती है। अब येरिन की बातों से ये सीधा पता चलता है कि वो जियो को पसंद करती है, और वो तुरंत ही क्लास के बाहर जाकर जियो के पास से वो चॉकलेट मिल्क लेती है एंड उससे बातें करने लगती है। लेकिन जियो हमारा सख्त लौंडा, उसको तो इन चीजों की पड़ी ही नहीं होती, वो तो बस अपना काम करके निकल रहा होता है। लेकिन येरिन उसको पीछे से कह देती है कि स्कूल खत्म होने के बाद हम वापस से कैफे में चलेंगे और वहाँ पर जाकर पढ़ाई करेंगे। और येरिन की ये सारी हरकतें देखकर वो दोनों लड़कियां समझ जाती है कि जितना येरिन जियो के बारे में बता रही है वैसा तो कुछ है ही नहीं, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर येरिन को इसी बात की तसल्ली दे कि जियो भी उसके पीछे पागल है, और जब आगे चल के उसका पोपट होगा तब वो देखने में हम लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा। अब येरिन के तुरंत क्लास में आने के बाद इन लोगों का ड्रामा शुरू हो जाता है, और जिस लड़की ने ये प्लान बनाया था वो येरिन को बताती है कि ये मिनजियोंग चाहती है कि वो जियो को पटा ले। अब ये जो ब्लैक कलर के कपड़ों वाली लड़की है उसका नाम है मिनजियोंग, जो क्लास की एक पॉपुलर लड़की है और उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। और येरिन भी उसे वही कहती है कि तेरा तो ऑलरेडी कनेक्शन है किसी और के साथ। लेकिन वो येरिन को स्वैग में कहते हुए निकल जाती है कि मैं तो ऐसे खिलौनों से आए दिन खेलती रहती हूँ, अगर वो तुझ जैसी गधी को पसंद कर सकता है तो मैं तो उसके लिए जैकपॉट हूँ। अब मिनजियोंग के वहाँ से जाने के बाद यहाँ पर जो ये दूसरी लड़की होती है ना, जिसने ये प्लान बनाया था, वो येरिन के दिमाग में काफी सारी उलट सुलट बातें डाल देती है कि मिनजियोंग को तो तुझसे जलन हो रही है और उसका अपने बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया है, तो उसको जो भी करना है वो करने दे, क्योंकि जियो तो तुझे ही पसंद करता है। तो अगर वो जियो को अप्रोच भी करेगी तो जियो तो उसको घास भी नहीं डालेगा, क्योंकि वो प्यार करता है येरिन से। अब येरिन बेचारी एकदम भोली लड़की होती है, तो वो इस लड़की की बातों में आकर कन्विंस भी हो जाती है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। और इन सब चीज की काफी देर के बाद हम देखते हैं जियो को, जो यही सोच रहा होता है कि आखिर येरिन के साथ चक्कर क्या है, ये चल क्या रहा है स्कूल में। और तभी हम देखते हैं कि स्कूल की लॉबी में टीचर एक न्यू स्टूडेंट को लेकर आ रहे होते हैं, और क्लास में आते ही सर उस लड़की को इंट्रोड्यूस करते हैं कि हेलो बच्चों, ये है तुम्हारी न्यू क्लासमेट, और हाँ यही लड़की है मीहो, जो अभी ये पूरी स्टोरी जियो को सुना रही है। अब टीचर मीहो को कहते हैं कि अपना परिचय दो बेटा, लेकिन मीहो टीचर को लिटरली इग्नोर कर देती है, यानी कि यहाँ पर वही चीज रिक्रिएट हुई जो जियो के आने पर हुई थी। और तभी मीहो की नजर पड़ती है कि इस पूरे क्लास के अंदर जहाँ पर जियो बैठा है उसके साइड के ही एक बेंच खाली है, तो वो बिना कुछ बोले पूरे क्लास को इग्नोर करते हुए सीधा जियो के साइड में ही चली जाती है। अब ये नई लड़की की सीरियस शक्ल देखकर जियो उसको ग्रीट भी करता है, लेकिन मीहो उसको भी इग्नोर करके सीधा वहाँ पर सो जाती है। और ये देखकर जियो को ऐसा लगता है कि कहीं ये गूंगी बहरी तो नहीं है, या फिर इस साली को अपना लड़की होने का एटीट्यूड है। तो जियो उसकी बेंच पर ऐसे नॉक करता है और उसे कहता है कि हे तुम ठीक तो हो ना। लेकिन मीहो आंखें निकालकर जियो को इतना गुस्से में देखती है कि उसके पसीने छूट जाते हैं। अब डरते हुए जियो उसे कहता है कि हाय मेरा नाम जियो है और तुम कौन हो।
लेकिन ये मॉन्स्टर कहीं की उसको घूर ही जा रही है। एंड जियो भी लाइक कि अब तो सच में मुझे लगता है कि तू बहरी है, तो कम से कम ऐसे मुंडी हिला के जवाब तो दे दे। और ये सुन के मीहो तुरंत ही अपनी जगह पर से उठ जाती है और सामने टीचर को देखने लगती है। मतलब इसने जियो को वापस से इग्नोर कर दिया होता है। और जियो को फाइनली यहाँ पर ये फील होता है कि जब मैं स्कूल में नया नया आया था तब मैंने भी अपने क्लासमेट्स के साथ ऐसा ही किया था, और शायद यही वो वजह है जिसकी वजह से ये सारे क्लासमेट्स मुझे पसंद नहीं करते। वेल यहाँ से अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कैफे को, जिसके अंदर जियो और येरिन पढ़ाई करने आए हैं। लेकिन येरिन पढ़ाई को फुल इग्नोर करते हुए अपने मोबाइल में रील देख रही है। तो जियो उसको टोकते हुए कहता है कि हम यहाँ पर पढ़ाई करने आए हैं येरिन, तो हमें पढ़ाई ही करनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि पिछले आधे घंटे से तू रीलें देख रही है। और लिटरली येरिन ये सारी फनी रील्स जियो को भी दिखाती है। लेकिन जियो भाई सख्त लौंडा कि कम से कम मेरे को तो पढ़ने दे येरिन। लेकिन येरिन अब तक जियो को काफी अच्छे से जान गई है और वो उसे कहती है कि जियो तुम पढ़ाई का जितना दिखावा करते हो तुम उतने होशियार तो हो ही नहीं, तुम भी एक मीडियोकर स्टूडेंट हो, बिल्कुल मेरी तरह। एंड अभी इस टाइम पे पढ़ाई करते हुए मुझे काफी ज्यादा बोरियत फील हो रही है, तो क्यों ना हम कुछ फनी बातें करें या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें करें, जैसे कि एक दूसरे की क्रश के बारे में। यानी कि एक तरीके से येरिन जियो को अपने बारे में टीज कर रही होती है। और हमें अभी कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो प्लान बनाने वाली लड़की ने येरिन के साथ मिलकर एक और प्लान बनाया होता है कि मिनजियोंग अब अपनी औकात दिखाएगी, जैसा कि उसने पिछली बार किया था और एक लड़की के बॉयफ्रेंड को छीन लिया था। तो इससे पहले कि वो अपनी चाल चले तुम्हें कुछ करना होगा येरिन। और इसी वजह से येरिन अपने बारे में जियो को टीज कर रही होती है। और इन दोनों का क्रिंज वाला प्लान ये होता है कि येरिन को पहले जियो की तरफ से हाँ मिल गई तो मिनजियोंग का आगे चल के पोपट हो जाएगा, क्योंकि जब वो जियो को अप्रोच करेगी तब जियो उसको मुंह पर फक ऑफ बोल देगा। और ये देखकर येरिन और उसकी फ्रेंड को मजा आएगा। अब बेचारी भोली येरिन को असलियत में ये पता ही नहीं होता कि पोपट किसका होने वाला है, क्योंकि ऐसे मामलों में जल्दबाजी करना हमेशा एक बुरा डिसीजन होता है। और प्रेजेंट में जियो येरिन से पूछता है कि आखिर ये सब तुम किस बारे में बात कर रही हो। तो येरिन उसकी पसंद और उसका इंटरेस्ट पूछते हुए उसे अपनी ही आइडियल चॉइस बताने लगती है कि मुझे तो नॉर्मल लड़के ही ज्यादा पसंद है, जिसे मेरी हर हरकत पसंद हो, जो मेरे साथ ऐसे हैंग आउट कर सके और मेरी बातें सुने, और ये है मेरी पसंद। तो अब तुम मुझे अपने बारे में बताओ जियो। अब जियो येरिन की ये बातें सुनकर कुछ देर के लिए ऐसे स्टॉप हो जाता है, क्योंकि उसे ये हिंट मिल चुकी है कि कहीं ना कहीं येरिन उसी के बारे में बात कर रही है। तो जियो बेचारा हकलाते हुए अपनी पसंद कहता है कि लड़की होनी चाहिए और जिंदा होनी चाहिए, थोड़े लंबे बाल होंगे तो भी चलेगा, लेकिन हाँ उसमें थोड़ी फैशन सेंस भी होनी चाहिए। यानी कि अगर उसकी आंखों में नंबर है तो वो चश्मा नहीं बल्कि लेंस पहने। तो येरिन उसे कहती है कि अगर मुझे लेंस पहनना पड़ा तो मैं तो आधी अंधी ही हो जाऊंगी। एंड यहाँ पर फाइनली जियो को ये कंफर्म हो जाता है कि येरिन क्या कहना चाहती है, और इसी वजह से बेचारा बोलते बोलते बीच में ही रुक जाता है। और येरिन उसे कॉन्स्टेंटली ये कह रही है कि आखिर तुम क्या बता रहे थे जियो, तुम मेरे बारे में बात कर रहे थे ना। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जियो अपने अपार्टमेंट के अंदर जा रहा है। और अभी जियो का मूड भी ठीक नहीं है, और इसकी वजह क्या है ये हमें अभी दिखाया जाता है। यानी कि कैफे के अंदर जियो ने सीधा सीधा येरिन को मुंह पे ही बोल दिया होता है कि यार मैं तो तुझको सिर्फ फ्रेंड मानता हूँ, मैंने तुमको कभी उस नजर से देखा ही नहीं है येरिन। और जियो ने ये बात सच में दिल से कही होती है, पर अभी उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसने गलत कर दिया। और ये सब सोचते हुए जियो अभी लिफ्ट के अंदर खड़ा होता है और उस लिफ्ट का दरवाजा बस बंद ही होने वाला होता है, लेकिन तभी एक हाथ बीच में आकर उसे रोक लेता है। और ये किया होता है मीहो ने, जो वापस से जियो को इग्नोर करके उसके पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। और जियो तिरछी नजर से उसे देखते हुए यही सोच रहा है कि आखिर ये लिफ्ट में तो आ गई, लेकिन इसने कोई बटन प्रेस क्यों नहीं किया, और क्या ये सच में मेरी ही बिल्डिंग में रहती है, तो क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए। पर जियो को फिर याद आता है कि आखिर मैं उससे बात क्यों ही करूं जबकि वो मुझे इग्नोर कर रही है। वेल लिफ्ट यहाँ पर 7th फ्लोर पर आकर रुकती है और जियो इसी फ्लोर पर रहता है। पर वो देखता है कि लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही मीहो लिफ्ट में से बाहर निकल जाती है। यानी कि मीहो और जियो दोनों सेम फ्लोर पर ही रहते हैं। और जियो अपने घर पे जाने के बाद अपनी मॉम से पूछता है कि क्या मॉम सच में कोई हमारी पड़ोस में रहने के लिए आया है। तो उसकी मॉम उसे बताती है कि हाँ वो लोग यहाँ पर नए आए हैं और उनको यहाँ पर रहते हुए शायद से कुछ टाइम भी बीत गया है। और आगे जियो की मॉम उसे बताती है कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे से रहना चाहिए, और इसीलिए वो भी बाजार में जाकर कुछ खाने का अच्छा सा सामान ले आएगी, जिसको जियो एक गुड लक के तौर पर एक तरीके का गुड जेस्चर दिखाने के लिए उन पड़ोसियों को देकर आएगा। पर जियो को इस चीज के अंदर जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं होता। वेल यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं येरिन को, जो काफी ज्यादा परेशान है
क्योंकि उसने जो प्लान किया था चीजें उससे उलट हो चुकी है और अब वो परेशान होकर यही सोच रही है कि आगे अब वो क्या करेगी। और तभी उसके फोन पर उसकी वो प्लानिंग वाली फ्रेंड का कॉल आता है जिसका नाम है ह्यूनजू। लेकिन उस कॉल पर येरिन को सामने से आवाज आती है मिनजियोंग की और वो उसे ये बताती है कि उसके बारे में अब सबको पता चल गया है कि वो कितनी बड़ी झूठी है। और वो दोनों अभी बातें बनाकर एक तरीके से येरिन को चिढ़ा रही होती है और उन दोनों की ये बिचिंग वाली खुसुर पुसुर की आवाज येरिन फोन पर सुन लेती है। एंड फाइनली उसे पता चलता है कि पोपट किसी और का नहीं बल्कि उसका हुआ है। और ऐसे ही रात के टाइम पे हम देखते हैं कि मिनजियोंग और ह्यूनजू दोनों व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रही होती है कि येरिन के साथ इन लोगों ने कितना खतरनाक कांड कर दिया। पर तभी ह्यूनजू के फोन पर येरिन का कॉल आता है और उसको पिक करते ही येरिन उसको चिल्ला चिल्ला कर गालियां दे रही होती है क्योंकि उसने तो ह्यूनजू को अपना दोस्त माना था, लेकिन ह्यूनजू ने उसके साथ ये क्या कर दिया। पर ह्यूनजू यहाँ पर भी उसे ऊनो रिवर्स कर देती है और उससे ये कहती है कि येरिन अगर तू इतनी ही सच्ची है तो कल स्कूल में ये प्रूव कर देना कि जियो भी तेरे बारे में सेम फीलिंग रखता है। और ये सुन के येरिन भी शॉक होती है क्योंकि असलियत में ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। और इसी वजह से येरिन काफी ज्यादा परेशान होती है कि अब आगे वो क्या करेगी। पर तभी उसकी मॉम उसके रूम में आ जाती है कि आखिर येरिन को क्या हुआ। पर येरिन अपनी खुद की मॉम को अपने रूम में आने ही नहीं देती। और हाँ, इस लेडी को हम इस मानवा के अर्ली चैप्टर्स में देख चुके हैं जहाँ पर इसने जियो को कुत्ता बना के मारा था। येरिन यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान होती है, लेकिन तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है कि उसे अपनी बात प्रूव करने के लिए जियो के मुंह से थोड़ी ना कुछ बुलवाना है, उसे तो बस उन लोगों के सामने दिखावा करना है ताकि येरिन का पॉइंट सबके सामने प्रूव हो जाए। तो इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट डे स्कूल के अंदर जियो भाई एज यूजुअल पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन तभी येरिन उसकी साइड में आकर उसे कहती है कि मैं तुमको प्रॉमिस करती हूँ अब मैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करूंगी, प्लीज मेरे साथ आज कैफे चलो, हम पढ़ाई करेंगे। तो जियो वापस से येरिन को मुंह पर ये कह देता है कि मेरे को तेरी एक बात समझ में नहीं आती येरिन, पहले तो तू ये कहती है कि मैं एक मीडियोकर बच्चा हूँ, तो आखिर तू मेरे साथ स्टडी करना क्यों चाहती है? और वैसे भी तू तो अपनी पढ़ाई करती है नहीं और ऊपर से मेरी स्टडी खराब हो जाती है। अब येरिन कुछ आगे बोलती उससे पहले वहाँ पर मीहो आ जाती है क्योंकि अभी येरिन जिस जगह पर बैठी है वो असलियत में मीहो का स्पॉट है। येरिन मीहो को कहती है कि मैं इसकी दोस्त हूँ, मुझे थोड़ी देर के लिए बस इसके साथ बातें करनी है और उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बट मीहो गुस्से में येरिन से कहती है कि साली फूट ले यहाँ से, ये मेरी जगह है। और इससे पहले कि येरिन यहाँ पर भी कुछ बोलती कि क्लासरूम के अंदर टीचर आ जाते हैं और इसी वजह से उसको यहाँ पर से खड़ा होकर अपनी जगह पर वापस जाना पड़ता है। एंड मीहो अपनी जगह पर बैठते हुए गुस्से में जियो से कहती है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता वो तेरी फ्रेंड है कि नहीं है, लेकिन ये जगह सिर्फ और सिर्फ मेरी है और मुझे नहीं पसंद कि कोई इस जगह पर बैठे। ऐसे ही ये स्कूल का दिन पास हो जाता है और घर पर आने के बाद जियो ये नोटिस करता है कि उसकी मॉम अभी घर पर नहीं है, लेकिन उन्होंने एक खाने की डिश के साथ एक नोट छोड़ी हुई है और उसमें लिखा हुआ है कि ये खाना तुम्हें पड़ोसियों के घर पर देकर आना है, यानी कि मीहो के घर पर। और एक बार को जियो ऐसा सोचता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो भी वैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन उसकी मॉम ने ये बात कही है तो उसे ये माननी ही पड़ेगी। एंड अगले सीन में हम देखते हैं कि जियो मीहो के फ्लैट का डोरबेल बजा रहा होता है और उस घर का दरवाजा भी मीहो ही खोलती है और जियो उसे कहता है कि इसे मेरी मॉम ने बनाया है और उन्होंने कहा है तुम्हें देने के लिए। तो मीहो उसे कहती है कि मेरे पास भी तुम्हारे लिए राइस केक है, प्लीज अंदर आओ और आकर ले जाओ। लेकिन जियो उसको कहता है कि अगर तुमको कुछ देना ही है तो यहीं पे दे दो ना यार, मैं अंदर काहे को आऊं। पर मीहो यहाँ पर वापस से काफी ज्यादा क्रीपी तरीके से कहती है कि अंदर आओ और ले जाओ। और जियो के वापस मना करने पर वो जियो का हाथ काफी तेजी से पकड़ती है और उसे जोर से खींचकर अपने घर के अंदर फ्लोर पर गिरा देती है और इसी वजह से जियो को काफी ज्यादा चोट लगी होती है और वो गुस्से में पलटकर कहता है कि आखिर साली तू कर क्या रही है। पर जियो के साथ साथ हम देखते हैं कि मीहो दी मॉन्स्टर अपने मुंह में से कई सारे टेंटिकल्स निकालकर अब जियो को खाने वाली है और ये देखकर जियो काफी ज्यादा घबरा जाता है कि आखिर ये उसके साथ क्या हो रहा है। और इस इंसिडेंट के होने के कुछ देर के बाद हम देखते हैं जियो की हालत बिल्कुल वैसी हो गई है जैसी हमने पहले सेजिन की और उस छपरी और उसके दोस्त की देखी थी। और उसके जागते ही मीहो उसको कहती है तो तुम जाग गए, तो क्या तुम्हारे पास अपनी ये पिछली वाली बॉडी की मेमोरीज अभी भी है? तो अपनी उन मेमोरीज का यूज करो और ऐसे ही नॉर्मल तरीके से जिंदगी जियो जब तक कि मैं तुम्हें ना बुलाऊं। और आइंदा मुझसे कभी बात भी मत करना क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। पर मीहो ये नोटिस करती है कि जियो किसी भी तरह के नॉर्मल मॉन्स्टर की तरह एक्ट नहीं कर रहा, तो वो वापस से उसे अपने टेंटिकल्स में पकड़ती है और उसके दिमाग में से अपने पैरासाइट को बाहर निकालती है। अब इस पैरासाइट को हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही उस छपरी के सर पे देखा था और यही एक नॉर्मल ह्यूमन को मॉन्स्टर में तब्दील करता है।
बट जियो के केस में ये पैरासाइट एक डिफेक्टिव पीस निकला है, तो इसीलिए मीहो ने उसको भी खत्म कर दिया। और मीहो के मुताबिक अब जियो एक माइंडलेस मॉन्स्टर बन गया है। पर अपनी जगह से उठते ही जियो पागलों की तरह चिल्ला रहा होता है कि मॉन्स्टर मॉन्स्टर। और ये देखकर मीहो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि आखिर ये क्या हो रहा है। और वो तुरंत ही जियो को पकड़कर उसके मुंह को बंद कर देती है और उस पर बैठकर उसे कहती है, अब मुझे समझ में आया कि वो पैरासाइट डिफेक्टिव नहीं है, बल्कि तुम खुद यूनिक हो। और यहाँ से ये पूरी स्टोरी आती है वापस से प्रेजेंट में। और जियो मीहो से कहता है, क्या मतलब सच में मैं भी एक मॉन्स्टर हूँ? आखिर तुम ये क्या कह रही हो? और मीहो उसे कहती है कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि तुम एक मॉन्स्टर हो। तुम उस वक्त अचानक से पैनिक कर रहे थे और मुझसे दूर भागने लगे थे। और हाँ, मुझे ये भी पता है कि तुम्हें अभी काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन सच बताऊं तो तुम वाकई में काफी ज्यादा यूनिक हो। मेरा मतलब है कि तुम बाकी के मॉन्स्टर की तरह नहीं हो, जिन्हें जो चीज कही जाए वो वही करते हैं। और जब मीहो बाकी के मॉन्स्टर्स की बात कर रही होती है, तब हमें इस पूरे कॉमिक बुक स्टोर को दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे लोग हैं, एंड इट्स इंडिकेटिंग कि ये सारे भी मॉन्स्टर्स हैं। और मीहो जियो के गाल पर हाथ फेरते हुए उसे कहती है, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं जियो, हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, हम इन सारे मॉन्स्टर्स के पेरेंट्स हैं। तो अब इस गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाले रोल प्ले को हटा दो और अपने सच्चे प्यार और फ्यूचर के बारे में सोचो। और जियो डरते हुए मीहो से पूछता है, आखिर कौन सा फ्यूचर? और मीहो काफी क्रीपी तरीके से उसे हंसते हुए कहती है कि मैं उसी फ्यूचर के बारे में बात कर रही हूँ जो फ्यूचर तुमने मुझको बनाने के लिए कहा था, यानी कि दुनिया में सबको मॉन्स्टर बनाना, और उन सब पर हम लोग रूल करेंगे और वो बनेगा हमारा यूटोपिया। लेकिन मीहो की ये बात सुनकर जियो उसको जोर से धक्का मार के दूर कर देता है और पैनिक की वजह से उसे उल्टी हो रही होती है। और उसके दिमाग में यही ख्यालात चल रहे हैं कि आखिर मेरी सोच इतनी घटिया कैसे हो सकती है, और क्या यही मेरी असलियत है? और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है पास्ट का वही सीन जब जियो मीहो के मोबाइल को चेक कर रहा था, और उस मोबाइल की नोट्स वाली एप्लीकेशन के अंदर वो देखता है कि उसमें कई सारे लोगों की लिस्ट है, जिसमें उन लोगों के फोन नंबर, ऑक्यूपेशन और उनके जियो के साथ कनेक्शंस लिखे हुए हैं। और जब वो उस लिस्ट के अंदर से अपने एक फ्रेंड का नाम खोलता है, तो वो देखता है कि मीहो ने उसको मॉन्स्टर बना दिया होता है, और इसी वजह से जियो ने डर के मारे उस फोन को तब फेंक दिया था। और प्रेजेंट में ये सब याद करते हुए वो अपने आप से कहता है, यानी कि वो सब सच है, और ये सब न्यूज में इसीलिए नहीं आया क्योंकि तुमने उन सबको मॉन्स्टर बना दिया है ना मीहो? सेजिन का भी बिल्कुल यही हाल है, और शायद से मेरी फैमिली का भी। तुमने क्या सच में उन लोगों को भी मॉन्स्टर बना दिया है? तो मीहो एकदम चिल मोड में जवाब देती है कि हाँ, मैंने बताया तो सही, मैंने सब कुछ किया है। और ये जानकर जियो सच में काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी झोली में से हथौड़ी निकालकर सीधा मीहो पर अटैक करता है। पर मीहो एकदम आराम से अपना हाथ बीच में लाकर उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है और एकदम आराम से जियो को कहती है, मेरी बात सुनो जियो, ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, मैंने ये सब इसीलिए किया है क्योंकि तुमने मुझको ये सब करने को कहा था। लेकिन गुस्से में जियो येरिन के ऊपर चढ़कर उसे चोक दे रहा होता है और उसे चिल्लाकर बताता है कि ये सब का सब झूठ है, मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। आखिर तुमको मुझसे चाहिए क्या? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया मीहो? लेकिन मीहो उल्टा हंसते हुए उसे कहती है कि मैंने ये सब इसीलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और मैंने तुमको ये सब सच पहले इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि तुम उसे हैंडल नहीं कर पाओगे। और अभी मीहो लिटरली एक स्माइलिंग टाइटन की तरह लग रही होती है, और वो आगे जियो से कहती है कि अब तो तुम्हें ये सारी चीजें धीरे धीरे याद आने लगी है, तो तुमको ये सब भी याद आ जाएगा। लेकिन तभी उस कॉमिक बुक स्टोर का स्टाफ का मेंबर वापस वहाँ पर आता है और पर्दा हटाकर जियो को कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर इतनी आवाज क्यों कर रहे हो सालो, और तू साले अपने हाथ उस लड़की से हटा, ये घटिया चीजें यहाँ पर नहीं चलेगी। और ये सुनकर मीहो गुस्से में उसे कहती है, तो तुम मॉन्स्टर नहीं हो। और बस इतना कहते ही मीहो अपने टेंटिकल्स के साथ उस पर झपट पड़ती है, और ये नजारा देखकर जियो भी काफी ज्यादा डर जाता है। और वो देखता है कि ये नजारा वो अकेला नहीं बल्कि उस कॉमिक बुक स्टोर के अंदर के सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई रिएक्ट तक नहीं कर रहा। और उस स्टाफ के बंदे के नीचे गिरने के बाद मीहो जियो को कहती है, मुझे लगा था कि मैंने इस पूरे एरिया को कवर कर लिया है, लेकिन शायद से मुझे डबल चेक करना चाहिए था। माफ करना जियो, मुझसे कभी कभार गलतियां हो जाती है, लेकिन अब आखिर बताओ मुझे कि ये सब देखने के बाद तुम्हें कुछ ना कुछ तो याद आया ही होगा ना?
और मीहो के इतना कहते ही ये चैप्टर अब ये सारी खौफनाक चीजें देखने के बाद जियो उससे कहता है कि आखिर साली तूने कितने लोगों को मॉन्स्टर्स बनाया है। तो मीहो कहती है हाँ बनाए हैं, लेकिन इतने काफी नहीं है। और वो आगे कहती है कि सिर्फ इमेजिन कर जियो, जरा सोच कर देख कि एक बड़े से म्यूजिकल थिएटर के अंदर बड़े बड़े स्टार्स परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन उनको देखने वाले सिर्फ हम दो हैं। सोच कर देखो कि एक पूरा अम्यूजमेंट पार्क खाली है जिसमें मजे करने के लिए सिर्फ हम दो हैं, और रात में वहाँ पर धमाकेदार आतिशबाजी होती है सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। यानी कि मीहो का कहने का मतलब है कि दुनिया की हर चीज एग्जिस्ट करेगी लेकिन सिर्फ हम दोनों के लिए। मैं ऐसी दुनिया बनाना चाहती हूँ। और जियो ने ही ये चीज पास्ट में मीहो को कही थी कि तुमको ये करना है ताकि हम दोनों दुनिया में अपने सारे सपने पूरे कर सके। और मीहो आगे बताती है कि मैं तब से लेकर अब तक वो सारी चीजें कर रही हूँ और आगे भी करती रहूंगी, बस बदले में जियो को एक ही चीज करनी है और वो है मीहो से प्यार करना। और ये सारी चीजें सुनकर जियो की ऑलरेडी फट गई होती है एंड उसके दिमाग में यही बातें चल रही है कि आखिर मैं कैसे इससे प्यार करूं। ये जिंदा इंसानों को मॉन्स्टर बना देती है। और लिटरली यहाँ पर हम उस बंदे को देखते हैं जिसको मीहो ने अभी अभी चबाया था और उसके हेड के होल के अंदर वो पैरासाइट अभी रेंगते हुए जा रहा होता है। और जियो सोचता है कि आखिर इतना सब देखने के बाद मैं इससे कैसे प्यार करूं, इसने तो मेरी फैमिली तक को भी नहीं छोड़ा होगा और बदले में अब इसे प्यार चाहिए। लेकिन जियो का साइलेंट पना नोटिस करते ही मीहो उससे कह देती है कि यही वो वजह है जिसकी वजह से वो ये सारी बातें जियो को नहीं बताती थी। लेकिन बंदी को अभी भी होप है कि जियो एक ना एक दिन अपनी मेमोरीज को रिकवर कर लेगा और उसके बाद तो मजे ही मजे। अब मैं तुम्हें ये बताना नहीं चाहती थी, लेकिन जब भी मैं किसी को मॉन्स्टर बनाती हूँ ना तो उसके कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्योंकि इस पूरी कंट्री का मॉन्स्टरिफिकेशन करना एक इम्पॉसिबल चीज है। और मीहो जब ये बातें बोल रही होती है ना तब हमें दिखाया जाता है पुलिस स्टेशन। यानी कि मीहो की बातों का मतलब ये है कि अगर पूरी कंट्री के लोगों को मॉन्स्टर बनाएंगे तो इस सर्टन चेंज को कोई भी नोटिस कर सकता है। और पुलिस स्टेशन में हम देखते हैं ऑफिसर जियुक को, जो कहीं ना कहीं इस अनयूजुअल चीज को नोटिस कर चुका है, क्योंकि इनडायरेक्टली ही सही उसकी इन्वेस्टिगेशन इसी डायरेक्शन में चल रही है। और बैकग्राउंड में मीहो बोलती है कि ऐसी कोई गड़बड़ ना हो, इसीलिए मैंने कई सारे बैकअप प्लान्स बनाए हैं। लेकिन अभी भी मुझे चिंता है कि यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल येरिन की मॉम की तरह है। तो जियो समझ गए ना मेरी बात, अब चलो मेरे साथ, तुम स्कूल को क्विट कर सकते हो उसमें रहते हुए भी, चलो पढ़ाई से ड्रॉप आउट ही ले लेते हैं और तुम मेरे साथ मूव इन कर सकते हो और तब तक हम किसी न किसी होटल में रह लेंगे। तुम्हें किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस रिलैक्स करना है जब तक कि हमारा यूटोपिया बनकर तैयार ना हो जाए। मतलब मीहो का प्लान सेट है कि किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए और रात में बेड में धूम मचाए। लेकिन जियो उसे कहता है कि तुम्हें लोगों को खाना बंद करना होगा मीहो, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो प्लीज ये सारी चीजें करना बंद कर दो। ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं यही करूंगी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कि तुम अपनी सारी मेमोरीज को वापस रिकवर ना कर लो। और जियो की इतनी बात मानने के बाद मीहो उसे कहती है कि चलो वैसे भी आज का दिन काफी ज्यादा लंबा हो गया है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देती हूँ। और तभी हम देखते हैं कि मीहो और जियो जिस सेक्शन के अंदर बैठे हुए थे उसके एग्जैक्ट साइड वाले सेक्शन के अंदर ग्यूयोक इन दोनों की सारी बातें सुन रहा होता है। इनफैक्ट उसने इन दोनों की सारी बातों की प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर ली होती है जिसको वो अब रियुंग को दे देगा। और हाँ, वापस से याद दिला देता हूँ, अगर आप लोग ग्यूयोक को भूल गए हो तो ये वही बंदा है जो रियुंग को बैक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वेल यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जियो के मम्मी पापा के अपार्टमेंट को, जहाँ पर मीहो उसको छोड़ने आई है और वो उसे टाटा बाय बाय करते हुए कहती है कि फिर कल मिलते हैं। और ये सुनकर जियो वापस से शॉक में चला जाता है कि अब वापस से कल मुझे इस मॉन्स्टर के साथ मीटिंग करनी पड़ेगी। और जियो के वहाँ से गुजर जाने के बाद मीहो कुछ सोचते हुए उसी बिल्डिंग की सीढ़ियों पर बैठ जाती है और वो याद करती है अपने बचपन के दिनों को। यानी कि अब हमें दिखाया जाएगा मीहो का पास्ट कि आखिर वो मॉन्स्टर कैसे बनी। तो सीन शिफ्ट होने के साथ हम देखते हैं कि 3 छोटे बच्चे वुड में से निकलने वाले कीड़ों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं और इन तीनों में से एक होती है छोटी वाली मीहो। और तभी उस लकड़े के टुकड़े के एक होल में से एक बड़ा सा कीड़ा निकल रहा होता है और वो लड़का कहता है कि हम इसके साथ खेलेंगे। वेल मीहो और उसकी छोटी वाली दूसरी फ्रेंड इस बात को लेकर एग्री नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियसली यार कीड़ों के साथ कौन खेलता है, ये तो बड़ी होकर लोगों की जिंदगी के साथ खेलेगी। वेल मजाक से हटकर हम देखते हैं कि जब ये लोग ये सारी बातें कर रहे होते हैं ना कि नहीं ये करना सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तब उस पेड़ के लकड़े में से अचानक से 2 मॉन्स्टर्स के पैरासाइट कूदते हैं सीधा उन दोनों बच्चों के ऊपर। और ये चीज छोटी वाली मीहो अपनी आंखों से देखती है और अगले ही सेकंड ठीक वैसा ही पैरासाइट उसके कान के ऊपर कूदता है।
और एक ही झटके में उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। लेकिन काफी देर के बाद उसकी आंखें वापस से खोलती है और वो जागने के बाद सीधा अपने दोस्तों को बुलाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर उसके दोनों फ्रेंड्स उसके पास चले भी आते हैं और वो देखती है कि उस लड़के के कान में से तो लिटरली एक पैरासाइट अभी भी अंदर जाने की कोशिश कर रहा है और वो उन दोनों से पूछती भी है, अभी हमारे कान के अंदर कोई कीड़ा गया था क्या? पर उसके दोनों दोस्त काफी अजीब तरीके से उसे मॉम कहते हैं और ये सुनकर छोटी मीहो काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन उसके दोनों दोस्त उसको बारी बारी से मॉम कहकर बुला रहे हैं तो डर के मारे आंखें बंद करके मीहो उन दोनों से कहती है कि प्लीज मेरे नजदीक मत आओ, चले जाओ यहाँ से। और ऐसा बोलकर वो रोने लगती है, पर रोते हुए वो नोटिस करती है कि उसकी बात को मानकर उसके दोनों दोस्त वहाँ से जा रहे हैं और मीहो का पूरा दिन उसी जगह पर बीत जाता है। और रात को हम देखते हैं कि मीहो को पुलिस रेस्क्यू कर चुकी है, लेकिन उसके दोनों दोस्त सरवाइव नहीं कर पाए क्योंकि मीहो ने उन लोगों को कहा था कि यहाँ से दूर चले जाओ। तो वो दोनों घने जंगल में चले गए थे और वहाँ पर किसी जंगली जानवर ने उनको खत्म कर दिया। अब ज्यादा मत सोचना कि आखिर स्कूल के छोटे बच्चे जंगल के नजदीक क्या मंगल कर रहे हैं, क्योंकि मे भी शायद ये लोग यहाँ पर पिकनिक पे आए थे जिसमें मीहो के साथ साथ उसके दोनों दोस्त अपने बाकी के क्रू से अलग हो गए होंगे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मीहो अब थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है और अब वो जाने वाली है मिडिल स्कूल में और अभी वो अपना नया यूनिफॉर्म पहनकर अपने मॉम डैड को दिखाते हुए काफी खुशी के मारे झूम रही होती है। पर तभी अचानक से उसे वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है और उसके पेरेंट्स के साथ साथ हम देखते हैं कि मीहो के मुंह से वही पैरासाइट्स निकल रहे हैं जो बचपन में उसके अंदर गया था। अब मीहो के माँ बाप यहाँ पर कम्प्लीटली ब्लैंक है क्योंकि उनको तो ये पता ही नहीं है कि आखिर ये क्या चीज है और वैसे भी आखिर वो छोटी मीहो इनको क्या ही समझाती कि उसके साथ बचपन में ट्रिप पर क्या हुआ था। और अगले ही सेकंड हम देखते हैं कि जो पैरासाइट्स मीहो के अंदर से निकले थे वो सीधा उसकी मॉम डैड पर जंप कर देते हैं और ये चीज भी मीहो की आंखों के सामने होती है और उसको याद आता है वही पल जब उसके दोस्त उससे हमेशा के लिए दूर हो गए थे। तो वो चिल्लाते हुए अपने पेरेंट्स के पास जाती है और उन्हें उन पैरासाइट से अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच उसे वापस से वॉमिटिंग शुरू हो जाती है और उसके मुंह के अंदर से पैरासाइट्स निकलते जा रहे हैं और अब तक वो पैरासाइट्स उसके मॉम डैड के अंदर भी जा चुके हैं। यानी कि मीहो के मैसेकर के पहले विक्टिम उसके अपने ही थे। और यहाँ से सीन वापस से शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और मीहो ये सारी चीजें याद करते हुए बोलती है, जियो तुम सिर्फ यूनिक नहीं हो बल्कि उससे भी बढ़ के हो। तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, वो तुम ही हो जो मुझे समझ सकते हो और तुम्हारे लिए मैं वही हूँ जो तुम्हें समझ सकती है। तुम भले ही मुझे कितना भी नकार दो और मुझसे दूर जाने की कोशिश करो, लेकिन हम दोनों बस एक दूसरे के लिए ही बने हैं और अब बहुत जल्द तुम ये समझ जाओगे जैसे कि तुम समझ गए थे हाई स्कूल में। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वापस से ऑफिसर जियूक को, जो रात होने के बावजूद भी अपनी इन्वेस्टिगेशन पर डटा हुआ है और अभी वो एनालाइज कर रहा है किसी होटल के पार्किंग लॉट के सीसीटीवी फुटेज को। और हम देखते हैं कि उस सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हो चुकी है रियोंग। अब यहाँ से ना वापस से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी को जो ऑफिसर जियूक के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी है और उन्हें कुछ बात बता रही है। वो कहती है कि उसका हस्बैंड कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता, किसी ने जानबूझकर प्लानिंग के साथ उसे टपकाया है और वो जानबूझकर ऐसा कदम क्यों ही उठाए क्योंकि ऑफिस में तो उसका प्रमोशन होने वाला था और इससे भी ऊपर घर में बहुत बड़ी खुशखबरी भी आने वाली थी। तो ये बात हजम करना काफी ज्यादा मुश्किल है कि उसने ये कदम उठाया। और वो आगे कहती है कि उसका हस्बैंड जब छोटा था तो बचपन में भी एक हादसे के दौरान वो डूबते हुए बचा था और तब से उसे पानी से काफी ज्यादा डर लगता है। तो अगर उसे सुसाइड करना ही होता तो आखिर वो पानी की गहराइयों को क्यों चुनता, यानी कि उसकी डेथ के पीछे कोई बड़ा सा झोल है। और इसीलिए ये लेडी पर्सनली ऑफिसर जियूक से मिलती है और उनसे ये रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरे हस्बैंड का नाम उस सुसाइड लिस्ट से क्लियर करो और उसकी डेथ का असली रीजन भी फाइंड आउट करो। और यहाँ से सीन वापस से प्रेजेंट में आता है एंड ऑफिसर जियूक उन सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए उसी औरत की बातों को याद करते हैं और अपने आप से कहते हैं, मैं जानता हूँ कि वो कोई सुसाइड नहीं था क्योंकि मेरी बॉस के कहने पर तो मैंने उसे कवर अप किया था। एक वान जिसके अंदर कई सारे अनजान लोग अपने आप से ही टपक जाते हैं, पर देखकर ये साफ पता चलता है कि कईयों को जबरदस्ती मारा गया है और कुछ लोगों ने जानबूझकर अपने साथ ऐसा किया। लेकिन आखिर ये अथॉरिटीज इन सारी चीजों को दबाना क्यों चाहती है? अगर ध्यान से देखा जाए तो इन सारी चीजों को एक ही कड़ी जोड़ती है ये सारी सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि यही विक्टिम हमें बाद में उस वान में मिले और इस सीसीटीवी के अंदर उनको आराम से पहचाना जा सकता है क्योंकि कुछ के सर से वैसे ही खून बहता है और बचा हुआ एक आध जन उनके साथ सूटकेस में होता है।
लेकिन चौंकने वाली बात यह है कि हर बार इन लोगों के साथ ये एक ही लड़की पाई जाती है। और हाँ, यही है रियुंग। पर ये चीज तो सिर्फ हम जानते हैं, ऑफिसर जियोक को कहाँ पता है कि ये रियुंग नाम की कोई लड़की है वगैरह वगैरह। लेकिन जो भी ये सारी चीज चल रही है ना, उसे देखकर ऑफिसर जियोक को इतना तो पता चल गया है कि कोई तो ऐसा है जो इन सारी चीजों को दबा रहा है। क्योंकि जियोक भाई जितने भी सबूत को इकट्ठा करते हैं, कई सारी सीसीटीवी फुटेज को भी साथ में रखते हैं, लेकिन हर बार वो सारे सबूत कोई ना कोई वाइप आउट कर देता है। और ये चीज अब तक जियोक के साथ टोटल 8 बार हो चुकी है। तो ये तो कोई कॉन्सिडेंस नहीं है ना। और उसकी ऑफिसर मैडम ने भी उसको कहा है कि तुमको कुछ भी करके ये सारे सबूत मिटा नहीं है, तो इसलिए वो इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। और यही बात सोचते हुए उसे याद आता है कि उसकी मैडम ने एक और बंदे को भी इस केस में हायर किया था, जो कि एक डिटेक्टिव था। तो वो तुरंत ही उस बंदे के बारे में सर्च करने लगता है और उसे उसकी ऑफिसर प्रोफाइल मिल भी जाती है। और जियोक देखता है कि उस डिटेक्टिव को ऑलरेडी प्रमोशन मिल चुका है। और ये बात उसे जरा भी हजम नहीं होती, क्योंकि भाई आधे से ज्यादा काम तो जियोक ने किया था और प्रमोशन मिला किसी और को। और अब जियोक भाई का मत्था थोड़ा सा सनक गया है और उसकी नजर पड़ती है उसके डेस्क पर रखे हुए एक मेमोरी कार्ड पर। और हमें दिखाया जाता है कि आखिर वो मेमोरी कार्ड कैसे ऑफिसर जियोक के पास आया। अभी थोड़े टाइम पहले जो प्रेग्नेंट लेडी दिखाई गई थी, ये कार्ड उसी ने जियोक को दिया है। और इसके अंदर उसके हस्बैंड की कार का डैश कैम फुटेज है। और ये लेडी चाहती है कि ऑफिसर जियोक इस कार के अंदर रही फुटेज को देखे और अच्छे से इन्वेस्टिगेट करे और पता लगाए कि उसके हस्बैंड के साथ ये खौफनाक चीज किसने की। और प्रेजेंट में अभी ऑफिसर जियोक अपनी मैडम के ऑर्डर को लात मारकर अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने ही वाला था कि तभी उसके पीछे उसकी मैडम की एंट्री हो जाती है। अरे जियोक, इतनी देर हो चुकी है फिर भी तुम काम कर रहे हो? अरे मैडम, आप यहाँ कैसे? अरे मैंने बस खबर सुनी कि तुम देर तक काम कर रहे हो और तुमने मेरे कॉल का भी कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने सोचा देख लूं कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। और मैं तुम्हारे लिए खाना भी लेकर आई हूँ। तो क्या यही वो सीसीटीवी फुटेजेस है जिसको तुमने रिट्रीव किया है? तुम काफी अच्छा काम करते जा रहे हो जियोक। अब इन सारी फुटेजेस को मैं अपने हाथों से डिस्ट्रॉय करूंगी, लेकिन उससे पहले एक बात बताओ कि अभी जो तुम्हारे हाथ में है वो भी इसी केस से रिलेटेड है ना? लगता है ये किसी विक्टिम की फैमिली ने तुम्हें दिया है। मेरे ख्याल से तुम मेरी बात शायद भूले नहीं हो कि जब भी तुम इस एविडेंस को डिस्ट्रॉय करो तो अकेले कभी मत करना। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ये चीज छुपा लोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? और ऐसा बोलकर वो मैडम जियोक के हाथ से वो मेमोरी कार्ड ले लेती है। अरे मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो बस प्रमोशन चाहिए, इसीलिए मैं डटकर काम कर रहा था, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। और तभी मैडम की नजर पड़ती है जियोक के कंप्यूटर पर, जहाँ पर उसने उस डिटेक्टिव की फाइल खोली हुई थी। और जियोक इसको कवर अप करते हुए कहता है, मैं तो बस ट्राई कर रहा हूँ कि और भी ज्यादा बेहतर ऑफिसर बन सकूं। इसके लिए मैं देख रहा था कि मैं अब और किन चीजों में माहिर हो सकता हूँ। वाह जियोक, तुम तो कमाल हो। माफ करना कि मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, लेकिन क्या अब तुम थोड़ी देर के लिए बाहर ताजी हवा में आओगे? अब यहाँ से सीन वापस से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जियो को, जो मीहो के साथ हुई बातों के चलते अभी भी घबराया हुआ है और बाथरूम के मिरर के सामने खड़ा होकर यही सोच रहा है कि क्या सच में मैं मॉन्स्टर हूँ या फिर नहीं। एंड सडनली वो अपने सर को चेक करने लगता है कि क्या उसके सर में भी कोई होल है जिसके थ्रू वो मॉन्स्टर सीड का पैरासाइट उसके अंदर गया हो। और लकीली वो उसे मिल जाता है। मतलब हाँ, मीहो बिल्कुल सच कह रही थी, जियो वॉज द मॉन्स्टर ऑल्सो। वो सारी बात बिल्कुल सच थी और उसी ने येरिन को मारा है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर और हम देखते हैं सस्ते एप्पल आईफोन का सर्विस सेंटर, जहाँ पर जियो भाई अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल की डिस्प्ले डलवाने आए हैं। और भाई की शक्ल देखकर ये पता चलता है कि भाई कल रात से सोया ही नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी यही बातें चल रही है कि जब मीहो ने कल उस स्टाफ वाले बंदे को मॉन्स्टर बनाया था तब वहाँ पर कई सारे लोग मौजूद थे और उन लोगों ने रिएक्ट भी नहीं किया, यानी कि वो सब भी मॉन्स्टर्स थे। तो आखिर ऐसे मॉन्स्टर्स उसके आसपास और कितने होंगे? और तभी एक सर्विस सेंटर का वर्कर जियो के पास आता है और उसे कहता है, अरे सर आइए मेरे साथ, मैं आपकी डिस्प्ले को रिप्लेस कर देता हूँ। एंड जियो भी लाइक, क्या ये मॉन्स्टर है या फिर ये लोग मॉन्स्टर है? नहीं, शायद से ये लोग मॉन्स्टर है। अब मोबाइल की डिस्प्ले अच्छे से रिप्लेस करवाने के बाद हमें दिखाया जाता है गली का खोपचा, जहाँ पर जियो भाई इस मोबाइल के अंदर अच्छे से सारी चीजों को चेक कर रहे हैं। जियो काफी ज्यादा डरते हुए नोट वाले एप्लीकेशन को खोलता है और कुछ भयानक चीजें देखकर वहीं पर बैठ जाता है, क्योंकि उस नोट के हर पेज के ऊपर 20 लोगों की इंफॉर्मेशन लिखी गई होती है, 20 पीपल। और ऐसे उस एप्लीकेशन के अंदर टोटल 142 पेजेस है, यानी कि 2,500 से 3,000 लोग
जो ऑलरेडी मॉन्स्टर बनने के बाद दुनिया में भंगड़ा पा रहे हैं। और जियो ये सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये इतने ही नहीं हो सकते। मे बी जितना वो सोच रहा है और जितना इसके अंदर लिखा गया है, क्या पता उससे कहीं ज्यादा मॉन्स्टर यहाँ पर मौजूद हो। और तभी उसकी नजर फोन के अंदर एक नोट पर पड़ती है जिसमें होती है येरिन की फोटो। और यहाँ पर ये बिग रिवील होता है कि येरिन भी मॉन्स्टर थी। जियो भी लाइक मेरी किस्मत ही खराब है, मैं जिससे प्यार करता हूँ वो मॉन्स्टर निकलती है और जो मुझसे प्यार करती है वो बाद में मॉन्स्टर निकलती है। और येरिन की ये असलियत देखकर उसे वापस से एक फ्लैशबैक याद आता है। जब येरिन की डेथ हुई थी तब वहाँ पर मीहो भी मौजूद थी। और जब जियो ने उस टाइम पर मीहो को नोटिस किया तो वो जियो को देखकर हंस रही थी, क्योंकि वो सारी चीजें मीहो ने ही जियो के थ्रू येरिन के साथ करवाई थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अगले दिन की रात पर और हम देखते हैं मीहो को जो अपने घर में एक फोटो फ्रेम को साफ कर रही है। और तभी उसे कॉल आता है जियो का, जो उसे बताता है कि मुझे अपनी मेमोरीज को और जल्दी याद करना है, तो तुम मुझे जल्दी से बाकी की चीजें बता दो, मैं तुम्हारे दरवाजे पर ही आया हुआ हूँ। तो एक्साइटमेंट के चलते मीहो दरवाजा खोलने जाती है और तब हमें क्लोजअप में दिखाया जाता है कि ये फोटो जियो की कोई पुरानी फोटो ही है। वेल, दरवाजा खोलकर मीहो जियो का वेलकम करती है और अभी वो बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि जियो खुद सामने से ट्राई कर रहा है कि वो अपनी यादों को याद करे। चिंता मत करो मीहो, मैं उस टाइम पे काफी ज्यादा कंफ्यूज था। मैं पहले थोड़ा सा सहम गया था कि आखिर तुम अचानक से मुझे ये सब क्यों दिखा रही हो और आखिर क्यों तुमने मेरे सामने उस बंदे को मॉन्स्टर बना दिया। लेकिन फिर जब मैंने ध्यान से सोचा तो मुझे पता चला कि तुम तो बस मेरी मेमोरीज को वापस लाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रही हो। बस अब और खेल मत खेलो मेरे साथ मीहो, मुझे वो सब कुछ जानना है जो मैं भूल चुका हूँ। और जियो की बातें ध्यान से सुनते हुए मीहो की नजर पड़ती है जियो के झोले पर और मीहो ये फिगर आउट कर लेती है कि जियो यहाँ पर चिकनी चुपनी बातें करके एक्टिंग कर रहा है, बल्कि उसका प्लान तो कुछ और ही है। लेकिन फिर भी वो कुछ रिएक्ट नहीं करती, उल्टा उसकी तरफ से तो भाई तगड़े लेवल का सिडक्शन शुरू हो चुका होता है। और वो जियो को बताती है कि ये सब जान के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि फाइनली अब ये दोनों इन चीजों के बारे में खुल के बात कर पाएंगे। एंड मीहो के नजदीक आते ही जियो अपने झोले को कवर कर रहा होता है, यानी कि उसके अंदर सच में वो कुछ लाया है। वेल, मीहो उसे कहती है कि वो जियो की मेमोरी लाने के चक्कर में अभी तक काफी ज्यादा थक चुकी है, लेकिन अभी भी उसने हार नहीं मानी। और वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें अभी कोई चीज याद आई या फिर नहीं। तो जियो कहता है कि नहीं, अभी तो मुझे कुछ याद नहीं आया। तो मीहो उसे बताती है कि कोई बात नहीं, हम ऐसे ही बातें करते रहेंगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ वैसे ही याद आता रहेगा। और अगर तुम्हारी मर्जी हो जियो तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि आखिर तुमको मॉन्स्टर बनाने के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ। हाँ मीहो, मैं वो जानना तो चाहता हूँ, लेकिन आखिर वो फोटो कौन सी है? क्या सच में हमारे बीच में इतना प्यार था और हम इतने नजदीक थे? मीहो, तुमने सच में मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। 2 साल से हम रिलेशनशिप में थे, लेकिन तुमने कभी ये मुझे फील ही नहीं होने दिया कि पास्ट में हमारे साथ ऐसा भी कुछ हुआ था। मुझे बताओ, आखिर तुमने ये सब क्यों सहा? क्या सच में तुम मुझे इसीलिए पसंद करती हो कि मैं बाकी सारे मॉन्स्टर से अलग हूँ, या फिर कोई और ही बात है जो मैं नहीं जानता? वेल, मीहो जियो को कहती है कि असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि बात यह है कि जियो वो पहला बंदा है जिसने मीहो को पसंद किया था। वो बताती है कि जब वो खुद मॉन्स्टर बनी थी तब उसे अपने आप से ही नफरत हो गई थी और वो खुद की रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। लेकिन जियो ने उसकी दुनिया बदल दी। जियो ने ये मान लिया था कि वो एक मॉन्स्टर है और वो मीहो नाम की मॉन्स्टर से ही प्यार करता है, और इसीलिए मीहो भी जियो से इतना प्यार करती है। बस यही वो वजह है जियो कि मैं तुम्हारी तरह खुद बनना चाहती हूँ। जरा इस फोटो को देखो जिसमें तुम बस एक बेबी मॉन्स्टर हो, लेकिन फिर भी तुम मुझे कंफर्ट कर रहे हो। और लिटरली यार, ये मेरी जिंदगी की सबसे भयानक फोटो है जो मैंने पहली बार देखी है। और इसमें जियो मॉन्स्टर टेंटिकल वाली मीहो के मुंह पर किस कर रहा है और मीहो इसीलिए उससे कहती है कि यही सच्चा प्यार है और इसीलिए मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। वेल, अब ये फोटो देखकर हमारी ही इतनी फट गई है तो जियो भाई की तो क्या ही फटी होगी। पर फिर भी वो अपनी अंतरात्मा की आवाज को गधे के पिछवाड़े में डालकर ऊपर से ऐसा दिखाता है कि वाह, मजे ही आ गए। लेकिन मन में जियो अपनी मॉन्स्टर गर्लफ्रेंड को अम्मा बहन की गाली दे रहा होता है। साली, ये किसी भी एंगल से प्यार नहीं है। तूने मेरे परिवार को मारकर मेरी दुनिया उजाड़ दी और अब तू कहती है कि तू मुझसे प्यार करती है। क्या बकवास है। मैं तो बस एक खिलौना हूँ जिसके साथ तू खेलना चाहती है, जो तेरा मन बहलाता रहे। लेकिन क्या तुझे सही में ऐसा लगता है कि तू और आगे मेरे साथ खेल पाएगी? और तुझे सच में ऐसा लगता है कि तू ये नकली फोटो दिखाकर मेरा वापस से काटेगी? तो भूल जा साली, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। और ऐसी बातें मन में बोलते हुए जियो मीहो का हाथ अपने पर से हटाता है और मीहो को ये पूछता है कि आखिर अब तुम्हारा हाथ कैसा है जिस पर मैंने हथौड़ा मारा था।
देखकर तो लगता है कि मीहो तुम कम्प्लीटली हील हो चुकी हो। हाँ, अभी थोड़ा सा दर्द है, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। प्यार में ऐसी चोट लगना आम बात है। वेल, असलियत में बात यह है कि मॉन्स्टर बनने के बाद मीहो अपनी चोट को भी महसूस नहीं कर पाती और जियो ये बात उसका हल्का खुला हुआ घाव देखकर समझ जाता है और वो वापस से मन में यही सोचने लगता है कि क्या अब उसे मीहो पर अटैक कर देना चाहिए एंड क्या वो शुरुआत गले से करे या फिर किसी और हिस्से से। आखिर इसका वाइटल पॉइंट क्या है, आखिर उसकी बॉडी एग्जैक्टली कहां से कंट्रोल होती है। और यही चीज अपने आप से पूछते हुए जियो को याद आता है कि जब उसने पिछली बार मीहो पर अटैक किया था तो मीहो ने अपने सर को बचा लिया था, यानी कि उसका सर ही उसकी बॉडी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक्सीडेंट के टाइम पर भी उसके सर पे चोट नहीं आई थी और लिटरली वो उतने बड़े हिट से बच गई थी, पर उसके घाव इतनी जल्दी नहीं भरते और जियो फुल तैयार होता है कि अभी मैं उसको मार दूंगा। लेकिन तभी मीहो बोलती है कि चलो अब तुम सब लोग बाहर आ जाओ और उसके उतना कहते ही जियो देखता है कि मीहो के घर के हर कमरों में से कई सारे मॉन्स्टर बने मुस्टंडे बाहर आ रहे हैं और मीहो जियो को कहती है, तुमने कहा कि तुम्हें कुछ याद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम जरा भी बदले नहीं हो। तुम हाई स्कूल के अंदर तो मुझे अच्छे से समझते थे और मुझसे प्यार भी करते थे और मैं इतनी भोली थी कि तुम्हारी उन सारी बातों को सच मानती थी, लेकिन असलियत कुछ और थी और आज भी बिल्कुल वैसा ही है। तुम मेरी चिंता करते हुए यहाँ पर आए हो, तुमने वापस से प्यार का दिखावा किया, लेकिन असलियत में तुम मुझे मारने आए थे। और हम देखते हैं कि जियो अपने झोले के अंदर एक ड्रिल मशीन लेकर आया होता है और मीहो वही ड्रिल मशीन जियो के गले पर लगाते हुए कहती है कि अब आखिर और उसको आगे क्या करना होगा जिससे जियो अपनी ये सारी हरकतें बंद कर दे। बताओ जियो, आखिर मैं क्या करूं? लेकिन एक चीज ऐसी है जो मुझे तुम्हें दिखानी है और उसके लिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जियो को हॉस्टेज बनाकर मीहो और उसके मुस्टंडे उसे कहीं पर ले जा रहे होते हैं, पर पार्किंग लॉट में उन पर कोई नजर रख रहा है और ये होता है रियुंग का मुस्टंडा। और उसके लगाए गए बक्स के थ्रू रियुंग अभी घर बैठे ही जियो और मीहो की सारी बातें सुन रही होती है। भाई सच में एक से बढ़ के एक खिलाड़ी है यहाँ पर। अब जियो और मीहो के बीच में पार्किंग लॉट के अंदर जो भी सारी कन्वर्जेशन हो रही है वो सब रियुंग अच्छे से सुन रही है, जिसमें जियो मीहो को सवाल पे सवाल पूछता जा रहा है, लेकिन मीहो उसकी बातों का जवाब ही नहीं देती। और ये सारी चीज जानकर रियुंग को पास्ट का एक सीन याद आता है जिसमें उसने मीहो पर अटैक किया था और उस टाइम पे भी मीहो ने एक सुनसान पार्क के अंदर एक बंदे को अपना शिकार बनाया था और रियुंग यहाँ पर आई थी उस नए वाले मॉन्स्टर को अपनी साइड करने के लिए। और वो तुरंत ही उसके पास जाकर अपना हेलमेट उतारती है और अपनी ईवल टूथ दिखाते हुए उसे कहती है कि मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ। यानी कि ऐसा नहीं है कि रियुंग ने अभी अभी मीहो के मॉन्स्टर को चुराना शुरू किया, बल्कि उसका ये कारोबार काफी टाइम पहले से चलता हुआ आ रहा है। अब अगले सीन में हम देखते हैं उसी बंदे को जिसकी मॉम रियुंग अभी ताजा ताजा बनी है और वो अभी बैंक के एटीएम से काफी बड़े अमाउंट की लोन लेता है और पैसों को बैग में भर के वहाँ से निकल लेता है और वो सारा रोकड़ा वो लेकर आता है अपनी मॉम रियुंग के पास, जो सच में पैसों में अंधी हो चुकी है और उसे ये सब काम करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि ये काम इतना आसान जो है उसे हर बार बस मीहो का पीछा करना है और जब भी वो किसी को मॉन्स्टर बना देती है तो रियुंग को बस छुपकर मीहो के सर पे अटैक करना है। उसके बाद उस ताजे बने हुए मॉन्स्टर को वो अपना स्लेव बना देगी और वो जो चाहे वो उनसे करवा सकती है, पर रियुंग का पेट इतनी दौलत से नहीं भरता, उसे चाहिए और भी ज्यादा। तो वो डिसाइड करती है कि एक बार मैं मीहो को मेरे सारे बंदों के साथ मिलकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी एंड इसके बाद वो जितने चाहे उतने स्लेव्स को बना सकती है। और वो मीहो के साथ एग्जैक्टली ये चीज करना ट्राई भी करते हैं। पहले तो उसके सर पर काफी सारे शॉक देकर उसे बेहोश कर दिया जाता है, पर तब रियुंग नोटिस करती है कि इस बार उसे यहाँ पर आने में थोड़ी सी देर हो गई, क्योंकि उस टॉयलेट में बने दो नए मॉन्स्टर्स उसको एज अ मॉम रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो रियुंग अपने मुस्टंडो को ये ऑर्डर देती है कि कोई बात नहीं, इन लोगों के साथ मीहो को भी ले लो और उसे सूटकेस में बंद कर दो। वेल, रियुंग का प्लान ये है कि कुछ नहीं तो कम से कम इन लोगों के फिंगरप्रिंट वगैरह तो काम आ जाएंगे और उससे आसानी से कोई लोन मिल ही जाएगा, तो इनको वेस्ट क्यों जाने दे। वो इनके थ्रू लोन का अमाउंट कमाकर इन लोगों को आराम से ठिकाने लगा सकती है। और इन सारी बातों के दौरान रियुंग का ध्यान मीहो पर से हट जाता है और सडनली वो नोटिस करती है कि मीहो का पैरासाइट उसके अंदर से निकलकर उसके एक बंदे पर चिपक चुका है। लिटरली मीहो के पैरासाइट ने उस हेलमेट तक को भी तोड़ दिया है और उस बंदे को कंट्रोल करके वो सीधा रियुंग पर झपट पड़ता है। पर रियुंग का एक मुस्टंडा जो प्रोबेबली ग्यूयोक ही है, वो उसे किक करके रियुंग से दूर कर देता है और वो लोग काफी स्पीड में अपनी जान बचाकर वहां से एस्केप करते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि रियुंग का कोई भी स्लेव उस हादसे में नहीं बचा
और इसी वजह से उसका दिमाग भी खराब हो चुका है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अगले दिन कॉलेज में, और रियोंग कॉलेज की क्लास में भी काफी ज्यादा परेशान होती है। पर तभी उसकी साइड में आती है मीहो, और वो उससे पूछती है कि आखिर तुमने अपने बालों को ये ब्लीच कब करवाया। अब रियोंग का अपने बालों में ब्लीच करवाने का असली रीजन ये था कि पिछले वाले हादसे के दौरान जब उस पैरासाइट ने इन पर अटैक किया था, तब उस पैरासाइट ने रियोंग के हेलमेट को भी तोड़ दिया था। तो रियोंग को ये डर होता है कि कहीं वो पैरासाइट के थ्रू मीहो मुझे पहचान ना ले, इसीलिए उसने अपने बालों को ब्लीच करवाया है। पर मीहो के पूछने पर रियोंग उसे ये बताती है कि ये तो मैंने कुछ टाइम पहले ही करवाया, क्योंकि मेरा ये करवाने का मन था। पर असलियत में रियोंग के दिमाग में वही ख्याल चल रहे होते हैं कि क्या हो अगर मैं मीहो को कंट्रोल कर पाऊं, तो मैं मीहो को किडनैप करके उसे मॉन्स्टर मेकिंग मशीन में तब्दील कर दूंगी, जो मेरी कमांड पर जितने चाहे उतने मॉन्स्टर्स को बना सके। और तभी रियोंग नोटिस करती है जियो को, और उसे पता चलता है कि मीहो जियो का कुछ ज्यादा ही ध्यान रख रही है। तो तब से वो उन दोनों पर अच्छे से नजर रख रही होती है। इनफैक्ट जब चैप्टर 1 के अंदर मीहो का एक्सीडेंट हुआ था, रियोंग तब भी वहाँ पर मौजूद थी और छुपकर सारी चीजें देख रही थी। एंड जब मीहो जियो के दोस्त सेजिन को मॉडल के अंदर ले जा रही होती है ना, तब भी रियोंग मीहो का पीछा ही कर रही होती है। इनफैक्ट उस टाइम पे उसने जियो को कॉल भी किया था कि मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को किसी अनजान बंदे के साथ किसी मॉडल में जाते हुए देखा है, और जियो तब उस मॉडल के अंदर भागता हुआ आया था। और ये सारी चीज भी रियोंग अच्छे से देख रही होती है। इनफैक्ट जब सेजिन, जियो और मीहो तीनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर बात कर रहे होते हैं ना, तब उनकी साइड के टेबल पर एक अननोन बंदा बैठा हुआ होता है, जो उन लोगों की कन्वर्जेशन की सारी बातें रियोंग को मैसेज करके बताता है। और उसके बाद रियोंग जियो को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देती है और उसे एक हिंट के थ्रू बताती है कि वो जानती है कि उसकी गर्लफ्रेंड मॉन्स्टर है। और यहाँ से हम आते हैं वापस प्रेजेंट में, क्योंकि अभी जियो और मीहो की सारी कन्वर्जेशन सुनने के बाद उसे ये पता चलता है कि असलियत में जियो मीहो की वीकनेस नहीं है। मीहो बस एक पागल बावली मॉन्स्टर है जो बस प्यार की भूखी है, और जियो को पाने के लिए उसने अभी तक जो भी चीज की उस पर रियोंग हंस रही होती है। और तभी उसके फोन पर कॉल आता है ग्यूयॉक का। बताओ ग्यूयॉक, आखिर हमारे काम का क्या हुआ? काम तो सब पूरा हो चुका है। वेल डन। तो आखिर इस बार कितना मैनेज हुआ? ज्यादा नहीं, बस 35 मिलियन वॉन। लेकिन हमारे सामने अभी भी एक दिक्कत खड़ी हुई है। मेरा मतलब है कि आखिर हम इन 4 डेड बॉडीज का क्या करेंगे? आई मीन हमें इनसे छुटकारा तो पाना ही होगा ना। नहीं ग्यूयॉक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी किसी को पता नहीं चलेगा। वो जगह शहर से काफी ज्यादा दूर है और कोई वहाँ पर खास जाता भी नहीं है। अभी हमारे पास कुछ ही काम के मॉन्स्टर्स बचे हैं, तो हम उनको वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना होते तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती, मुझे तो कभी पता ही ना चलता। तो अभी उस सारे काम को वहीं पर छोड़ दो और वापस से मेरे पास आ जाओ। और इतना कहकर वो अपने कॉल को कट करती है और बाद में सोचने लगती है मीहो के बारे में कि आखिर वो किस तरीके की मॉन्स्टर है कि जियो का प्यार पाने के लिए वो पूरी दुनिया उसको तोहफे में दे देगी। लेकिन जियो तो एक ऐसा मॉन्स्टर है जो अपनी मेमोरीज को ही भूल चुका है, यानी कि मैं जो चाहूँ वो जियो के साथ कर सकती हूँ, और वो तो ऑलरेडी एक मॉन्स्टर है, तो मुझे कोई गिल्ट भी नहीं रहेगा। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जियो पर, जो एक कार के अंदर मॉन्स्टर से घिरा हुआ है। और अचानक से एक डेस्टिनेशन पर जाने के बाद वो कार रुक जाती है और मीहो पलटकर कहती है, अब उसे छोड़ दो, हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और हमें पता चलता है कि मीहो जियो को हॉस्टेज बनाकर लेकर आई है एक बड़े सिटी हॉस्पिटल में। और एग्जैक्ट इसी टाइम पर इस हॉस्पिटल में एंट्री होती है ऑफिसर जियुक की, जो दिखने में काफी ज्यादा ओपी मोड में लग रहा है। और हमें दिखाई जाती है उसकी और उसके मैडम की उस रात की कन्वर्जेशन, जब उसकी मैडम उसको ताजी हवा खाने के लिए बाहर ले गई थी। वेल मैडम जियुक को बताना चाहती थी एक खुशखबरी के बारे में कि जियुक को फाइनली काफी अच्छे खासे लेवल का प्रमोशन मिलने वाला है। और इसीलिए वो उसे कहती है, याद रखना जियुक कि कल सुबह तुम्हें अपनी कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स को सबमिट करना है, क्योंकि एक गवर्नमेंट ऑफिसर होने के नाते ये सारी चीज काफी ज्यादा जरूरी होती है। और उस रिपोर्ट के बस सबमिट हो जाने के बाद तुम डायरेक्टली प्रमोट हो जाओगे। और इसीलिए ऑफिसर ग्यूयॉक यहाँ पर आया है। वेल अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑफिसर जियुक अंदर हॉस्पिटल रूम में जा चुका है और नर्स उसे बताती है कि सर हमें आपकी एंडोस्कोपी करनी होगी और इसके लिए आपकी बॉडी के अंदर एक दवाई को इंजेक्ट किया जाएगा। अब एक तरफ से नर्स अपनी सारी प्रोसेस कर रही होती है और इस पूरे टाइम पर जियुक के दिमाग में यही ख्याल चल रहे होते हैं कि अब उसकी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। फाइनली जिस चीज के लिए वो इतनी सारी मेहनत कर रहा था उसका रिटर्न अब उसे मिलने वाला है। और अपने प्रमोशन के ऐसे ही ख्यालात सोचते हुए जियुक की आंखें धीरे धीरे भारी होने लगती है और वो खुद भी इस बात पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे तो ऐसा ही लगता है ना
कि बस ये मीठी नींद के बाद अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। और जियोक के बेहोश हो जाने के बाद वो नर्स उसे काफी क्रीपी तरीके से देखती है एंड फिर वो नर्स जियोक को उसी बेहोशी की हालत में ले जाती है ऑपरेशन रूम में। लेकिन एक सेकंड, वो तो सिर्फ यहाँ पर टेस्ट करवाने आया था, तो आखिर ये नर्स उसे ऑपरेशन रूम में क्यों ले जा रही है? अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जियोक को कुछ डॉक्टर्स ने मस्त ऐसे ऑपरेशन बेड पर लेटा दिया होता है और उसके सर को अलग से कवर किया होता है और डॉक्टर उसके सर के बालों को एक ट्रिमर से ट्रिम करते हैं। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो जियोक के सर में एक ड्रिल मशीन के जरिए छेद कर रहे हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं एक दूसरे डॉक्टर को जो उसी ऑपरेशन रूम के अंदर एक कोल्ड सेफ में से ऑर्गन बैग निकालकर उस मेन डॉक्टर के पास आता है और उस ऑर्गन बैग के अंदर होता है मीहो का वही मॉन्स्टर पैरासाइट जिसे वो मेन डॉक्टर जियोक के सर के अंदर इम्प्लांट कर देता है। यानी कि ऑफिसर जियोक को प्रमोशन नहीं बल्कि पोपट मिला है। और उनका ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद नर्स उनको किसी और वार्ड के अंदर शिफ्ट करती है और उस बड़े से वार्ड के अंदर ऑफिसर जियोक की तरह और भी कई सारे पेशेंट हैं जिनके सर के अंदर ऐसा ही मॉन्स्टर पैरासाइट इम्प्लांट किया गया है। अगले सीन में नर्स जियोक को एक अलग तरह का चश्मा पहनाती है जिससे वो सिर्फ सीधा ही देख सकता है, उसको आसपास की चीज नहीं दिख सकती। और उसके बाद उसे पहनाए जाते हैं हेडफोन्स और उस हेडफोन में आई आवाज के चलते वो अचानक से जाग जाता है और उसके उठते ही उसके मुंह से आवाज निकलती है, मॉम। और ये सुनते ही वो नर्स ऑन करती है उसके सामने रहे टीवी को जिसमें होती है इन सारे मॉन्स्टर्स की मॉम मीहो। और वो जियोक से वही बेसिक क्वेश्चंस करती है जो उसने लास्ट टाइम जियो को मॉन्स्टर बनाते हुए किए थे कि क्या तुम्हारी कोई मेमोरी खोई है या फिर नहीं। तो मॉन्स्टर बन चुका जियोक उसे बताता है कि उसके पास वैसे तो सारी मेमोरीज है लेकिन वो जब 15 साल का था उसके पास कोई यादें नहीं है। तो मीहो उससे पूछती है कि क्या वो मेमोरीज के बिना क्या तुम्हारी डेली लाइफ के अंदर कोई चीज डिस्टर्ब हो जाएगी। तो वो कहता है नहीं। तो मीहो उसको कहती है कि अपनी मसल मेमोरीज को यूज करो और वैसे ही जिंदगी जियो जैसे कि तुम अब तक जीते आ रहे थे और जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं तब तक तुम्हें अपनी जिंदगी जीते रहनी है। और यहाँ से जाने के बाद किसी भी फालतू चीज के बारे में मत सोचना, तुमने बस यहाँ पर अपनी एंडोस्कोपी ही करवाई है। और अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम मॉन्स्टर किस तरह से बने थे तो अपनी सारी यादों को खोकर वहीं पर टपक जाना और बाकी की चीजें तुम्हें वो नर्स अच्छे से बता देगी। और सबसे ज्यादा खास बात, मुझे आइंदा मॉम कहकर मत बुलाना, मुझे ये जरा भी पसंद नहीं है। यानी कि जियोक भाई का अब काम 25 हो चुका है। हमें लिटरली ये लगा था कि ये बंदा आगे चल के कुछ करने वाला है पर प्रमोशन के लालच ने उसे मॉन्स्टर बना दिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि अपनी एंडोस्कोपी करवाने के बाद जियोक उस हॉस्पिटल से बाहर निकल ही रहा होता है कि तभी उसको रास्ते में वही प्रेग्नेंट लेडी मिलती है जिसने अपने हस्बैंड की मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के बारे में जियोक से रिक्वेस्ट की थी। और अभी उस लेडी के साथ उसकी मॉम भी होती है। अब जियोक यहाँ पर जैसा मीहो ने कहा था वैसे ही नॉर्मली बिहेव करता है, वो उनको ग्रीट करता है और उस प्रेग्नेंट लेडी की तबीयत के बारे में पूछता है। और उस लेडी की मॉम जियोक को काफी ज्यादा शाबाशी दे रही होती है क्योंकि उस केस के पीछे वो काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है। पर तभी हॉस्पिटल के सारे इमरजेंसी स्पीकर्स में एक अनाउंसमेंट होती है, अटेंशन अटेंशन सारे विजिटर्स, आप सभी के लिए एक खास सूचना। सबसे पहले आशा करती हूँ कि आप सभी का दिन शुभ रहे। हम हॉस्पिटल की तरफ से सारे पेशेंट्स और विजिटर्स को ये याद दिलाना चाहते हैं कि कृपया अपने थोबड़े पर मास्क पहने ताकि इन्फेक्शन से बचा जाए। और हाँ, ये अनाउंसमेंट कर रही होती है मीहो और वो आगे माइक में बोलती है, आप सभी से मेरा निवेदन है कि जिसने भी मास्क नहीं पहना वो बीट पे बूटी बजते ही हंसते हुए भंगड़ा पाना शुरू कर देना। और अगले ही सेकंड उस स्पीकर में से एक अजीब सा म्यूजिक बजने लगता है और हम देखते हैं कि ये सुनकर जियोक भाई बावले की तरह नाच रहे हैं। और ये देखकर उस लेडी की मॉम काफी ज्यादा शॉक होती है पर तभी उसे पता चलता है कि उसकी बेटी भी ठीक वैसे ही नाच रही है। आंटी बेचारी यहाँ पर फुल कंफ्यूज है कि साला हो क्या रहा है यहाँ पर। और शॉक के मारी बेचारी जब पीछे पलटती है तो वो देखती है कि सबके सब ऐसे बावले बन के भंगड़ा पा रहे हैं। और तभी मीहो अनाउंसमेंट करके इन सारे मॉन्स्टर्स को ऑर्डर देती है कि जो भी यहाँ पर डांस नहीं कर रहा उनको आइडेंटिफाई करो और उन्हें घसीट कर डॉक्टर के पास ले आओ एंड उसे भी बना दो अपनी तरह मॉन्स्टर। और वो सारे मॉन्स्टर्स उस प्रेग्नेंट लेडी की मदर को घेर लेते हैं और लिटरली उन सबकी शक्ल स्माइलिंग टाइटन की तरह लग रही होती है। और फिर मीहो पलटकर जियो से कहती है, आखिर इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जियो? क्या तुम हॉस्पिटल का ये मैसेकर एंजॉय कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं उनको ऑर्डर दूं कि वो पूरे शियोल के अंदर चक्का जाम कर दे या फिर उनके थ्रू सड़क पर सर्कस का खेल दिखाए?
और ये सब देखने के बाद जियो भाई के गोटे आउटर स्पेस में जा चुके हैं। मुंह से तो वो पहले ही निकल चुके थे और अभी करंटली जियो सीसीटीवी फुटेज के अंदर देखता है कि वो सारे मॉन्स्टर्स उन आंटी को घसीटते हुए कहीं पे ले जा रहे हैं। और मीहो उसे कहती है कि ये जो साइड में खड़े रहकर जो तमाशा देख रहे हैं ना, वो सारे नए वाले मॉन्स्टर्स हैं, तो थोड़े टाइम के बाद वो भी ये सारा काम सीख जाएंगे। तो जियो मेरी जान, अब भागना बंद कर दो और इस वास्तविकता का स्वीकार कर लो। तुम्हारे पास भागकर छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं बची, क्योंकि ये दुनिया मैंने हम दोनों के लिए बनाई है। तो उम्मीद का दामन छोड़ दो। मैं तुमको वैसे भी कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार जो करती हूँ। और जियो सदमे के साथ अपने आप से यही कह रहा है, वो सारे के सारे मॉन्स्टर बन चुके हैं। मैं उसे नहीं रोक पाया और अब मैं कहीं पर जा भी नहीं सकता। मुझे अब पूरी जिंदगी इस मॉन्स्टर के साथ बितानी पड़ेगी, और वो भी उससे प्यार करते हुए, जब तक कि मैं खुद मर ना जाऊं। और इसी सदमे के साथ जियो भाई को एक जॉली पैनिक अटैक आता है और दुख के मारे वो भी बावला हो जाता है। अब जियो को ये अच्छे से पता होता है कि वो अभी काफी ज्यादा अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है, पर उसका ये सदमा उस लेवल का होता है कि वो अपने आप को रोक भी नहीं पाता। लिटरली एक बार को तो मीहो भी कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर अचानक से इसको क्या हो गया, कहीं सच में तो इसकी सटक नहीं गई। और वो उसके सर पर हाथ रख के उसकी तबीयत चेक कर रही है और जियो यही सोच रहा है कि आखिर अब इन सारी चीजों को मैं कैसे बोलूंगा कि मेरे आसपास के सभी लोग अब मॉन्स्टर बन चुके हैं। और इसी क्रीपी कंफ्यूजन के साथ ये चैप्टर और ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। वेल, सच बताऊं तो जितना मैंने सोचा था ये मानवा उससे कहीं ज्यादा ओपी चीजें दिखा रही है। बस अब आगे देखना ये है कि आखिर मीहो आगे चल के और कितने मैसेकर मचाती है और क्या जियो उसे कुछ भी करके रोक पाएगा या फिर नहीं। वो जानने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, क्योंकि जितने ज्यादा लाइक्स होंगे वीडियो उतनी ही जल्दी आएगी।